चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे अपनी स्टडी को प्लान करने का। देखिए ये बहुत ही सीरियस मैटर होता है। सीरियस क्यों होता है ज़रा मैं एक बार बता दूं। अच्छा चलिए, लास्ट सेशन मैंने आपको कुछ चीज़ें डिफाइन की थी कि भाई आपको बुक कौन सी पढ़नी है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि नहीं करने, और अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेज का मतलब मैंने एक बताया था, प्रिपरेशन चार्ट कैसे बनाते हैं, डेली शीट कैसे बनाते हैं। उस पर आप लोगों ने काम किया या नहीं किया? कुछ हाँ, वो आदत बाबू, आदत एक दिन में कभी नहीं बनती किसी चीज़ की। वो टाइम लेता है। और तो बाबू मैंने एक चीज़ बोली थी, उस कॉपी को आप अपने टेबल पर, जो स्टडी टेबल होती है ना, उसमें साइड में खोलकर हमेशा ओपन रखें। आपकी आदत है उसको बंद कर देने की, उस आदत को संभालें, उसको बंद ना करें। वो कभी क्लोज नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा ओपन बुक की तरह रहनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ फ़ायदा मिला उसको देखने से? कुछ फ़ायदा मिला, नहीं मिला? किसी को मिला? हाँ, अच्छा, सेटिंग अच्छी हो जा रही है, बिल्कुल ठीक है। फ़ायदा यही मिलेगा, धीरे धीरे सेल्फ एक रियलाइजेशन आएगा कि हाँ, जो हम कर रहे थे और अब जो कर रहे हैं वो रियलिटी है। उससे पता चल रहा है कि हम कितने पानी में थे और क्या सोचते थे और क्या हो रहा है। चलिए आज उसी के आगे की बात करते हैं। चूंकि लास्ट सेशन मुझे आपको ये बताना था हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर स्टडी। आज हम लोग बताएंगे, ये जानेंगे हाउ टू प्लान योर स्टडी। मीन्स हम अपनी प्लानिंग कैसे करें स्टडी को। कई बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर जब हम बैठते हैं पढ़ाई को तो पढ़ाई का मन नहीं लगता, पढ़ाई को पढ़ते समय, बैठते समय काफ़ी देर बीत जाती है, तब भी एक वार्म अप नहीं हो पाता चीज़ों को लाने में, चीज़ों को सेट करने में। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने अपने कई सेशंस में ये बोला है कि हम 4 घंटे में पूरी बुक रिवाइज कर लेते थे, 5 आवर्स में पूरी बुक रिवाइज कर लेते थे, वो कैसे पॉसिबल है, वो बताइए। और ये जब हम प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो एक सेंटेंस बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। वो है, हाँ आगे फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ये एक सेंटेंस से इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्लानिंग करने में फेल्योर कर दी तो इसका मतलब आप अपने प्लान में फेल हो रहे हो। मीन्स आपने वो तैयारी कर ली कि आप रियल में रिजल्ट नहीं ला पाओगे। आपने प्लान किस चीज़ का कर लिया? फेल होने का कर लिया। अगर आपने प्लान बनाया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो इस पर थोड़ा सा रिजिड हो जाए और प्लानिंग स्टार्ट कर दें। कोई भी चीज़, जैसे हम लोग मैनेजमेंट भी करते हैं ना, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, कोई भी काम होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू डू प्रॉपर प्लानिंग फॉर दैट। प्लानिंग का मतलब प्लानिंग करते रहना नहीं होता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस यूज़ किया था, ये कितना सीरियस मैटर है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये सीरियस क्यों है? क्योंकि मैंने इसको देखा अपनी लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्किल में देखा। मैंने क्या देखा, मेरे एक दोस्त थे, जान पहचान वाले थे। वो आते, दिलीप आज तुमने क्या प्लानिंग किया? मैंने कहा भैया मेरा ये प्लानिंग रहता है, आप अपना बताइए। वो क्या कहते, आज मैंने प्लान बनाया है, मॉर्निंग कल से मैं पढ़ूंगा, मॉर्निंग 8 o'clock से 10 o'clock मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, उसके बाद मैं टैक्स पढ़ूंगा, उसके बाद कॉस्ट पढ़ूंगा, और जितना समय बचा लॉ पढ़ूंगा। मान लेते हैं उन्होंने ये प्लानिंग बताई। ये मॉर्निंग टाइम की बता दी, ये इवनिंग टाइम की बता दी, और ये नाइट की बता दी। चलो भाई सब ठीक है। 3 दिन बाद फिर मिले। मैंने कहा क्या हुआ भैया, आपकी प्लानिंग सब ठीक ठाक काम कर रही है? फिर उस पर 1 घंटा उन्होंने पूरा लेक्चर दिया कि नहीं दिलीप वो ठीक नहीं चल रहा। वो मैंने सोचा ना, जब हम कॉस्ट पढ़ते हैं ना, उस समय अकाउंट्स ज़्यादा तेज़ी से दिमाग में आता है, तो हमने उसका टाइम स्विच कर दिया, इधर से उधर कर दिया। और अब सोच रहा हूँ अब थोड़ा प्लानिंग चेंज करूँ, ये 2 घंटे की जगह मैं 3 घंटे करूँगा हर एक सब्जेक्ट को। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर वो 4-5 दिन बाद मिले, कुछ दिन बाद मिले। मैंने कहा भैया प्लानिंग आपकी कैसी चल रही है? दिलीप सब ठीक है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ना, 2 सब्जेक्ट एक दिन में करूँ और 2 सब्जेक्ट एक दिन में। वो 3-3 घंटे में कुछ होता नहीं है। वो जब तक 5-6 घंटा ना पढ़ो ना किसी सब्जेक्ट को, कुछ होने वाला है नहीं। मैंने कहा ये भी अच्छा है। मुझे बहुत इरिटेशन तो होती थी कि भाई ये कौन सा इतना फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होता है। आपने टाइम टेबल बनाया, ट्राई टू स्टिक विद दैट टाइम, पर्टिकुलर टाइम टेबल। लेकिन इतना फ्लेक्सिबल, हर 4 दिन, हर 5 दिन में और आधे घंटे खा जाना उस चीज़ पर। मैंने ये प्लानिंग की, मैंने ये प्लानिंग की, उस प्लानिंग में ये प्रॉब्लम थी, इस प्लानिंग में ये प्रॉब्लम है। प्लानिंग कभी सेट नहीं होती, बिल्कुल दिमाग में आप ये बात बैठा लें। और मुझे मालूम है आप लोगों में से कुछ लोग इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ अपनी प्लानिंग में चेंजेस करते हैं या नहीं करते हैं?
बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को इससे ये सबक लेना चाहिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे ये एक लेसन सीखना चाहिए कि प्लानिंग करो। अपनी पढ़ाई का टाइम मैंने सेट कर दिया, लेकिन कभी भी उसमें मीन्स हम ये नहीं कहते 100% स्टिक होकर के और एकदम स्ट्रिक्ट लेवल का प्लानिंग बनाओ। यस, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली उसमें 15-20 मिनट का एडजस्टमेंट होना चाहिए। कई लोगों को मैंने टीचर्स को पढ़ाने का टाइम शेड्यूल देखा है मैंने, 8 to 10 में पढ़ाऊँगा, फिर 10 to 12 का दूसरा बैच चलेगा, फिर 12 to 2 का तीसरा बैच चलेगा, उसके बाद 1 घंटा बहुत होता है रेस्ट का, फिर 3 to 5 कर। ये कोई प्लानिंग नहीं, दिस इज़ नॉट द वे टू परफॉर्म योर वर्क और परफॉर्म योर ड्यूटीज़। आपको प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, जिससे ना आपको दिक्कत हो और ना सामने वाले को दिक्कत हो। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर प्लानिंग। जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब इस तरह की प्लानिंग करते हैं ना, मैं ये नहीं कहता 100% फ्लेक्सिबल बनाओ, मैं ये नहीं कहता 100% स्ट्रिक्ट वे में बनाओ, थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मान लो किसी दिन मेरा इसके लिए केवल 2 आवर्स की जगह 1.5 आवर भी बचा। होता क्या है, मान लो सुबह मैंने कहा मम्मी सुबह 8 बजे उठा देना, हमको 7 बजे उठा देना, कल से मैंने प्लानिंग बनाई है मम्मी, मैंने 5 बजे से पढ़ना है। मम्मी ने कहा ठीक है हम उठा देंगे। या आपने अलार्म सेट किया, आपने अलार्म सेट किया था 7 o'clock का, लेकिन आपने सुबह जब अलार्म बजा तो आपने उसको स्टॉप कर दिया, 7:30 पर आपकी आंख खुली, याद आए ओहो ये क्या हो गया, मुझे तो 7 बजे से आज सिटिंग करनी थी पढ़ाई से रिलेटेड, ये 7:30 बज गया, अब कैसे पढ़ाई होगी। चलो एक काम करते हैं, जब छूट ही गया है कोई दिक्कत नहीं, कल से इसको एडजस्ट कर लेंगे, कल से अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। चलो आज का दिन तो गया गया, आज खेलकूद कर लेते हैं, कुछ दोस्तों से गप्पे शप्पे मार लेते हैं, कुछ पबजी खेल लेते हैं, कुछ चैटिंग कर लेते हैं। आपने अपने हिसाब से प्लानिंग को सेट कर लिया। जबकि अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट होता ना, अगर पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट होता, और ये आप करते होंगे, मैं अभी बता देता हूँ, आप में से कुछ बच्चे इस चीज़ को फॉलो करते होंगे। जब मम्मी ने नहीं उठाया, मम्मी ने 7 बजे नहीं उठाया, 7:30 बजे उठाया, बेटा उठो तुमने कहा था 7 बजे उठाने, क्या मम्मी सुबह 7 बजे नहीं उठाया, हमने तो कहा था हमको 7 बजे उठाना, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, जाओ अब हम नहीं बात करेंगे आपसे। अब मम्मी से भी लड़ाई कर लिए, दिन भर का मूड भी खराब कर दिया अपना, और अपना काम तो खराब किया ही किया। अगले दिन से प्लानिंग करने के लिए बैठे, ये इस तरह की प्लानिंग्स कभी नहीं होती। अगर 7 से 7:30 हो गया, अरे जब जागो तब सवेरा, तुरंत उठो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन बाकी है, आधा घंटा भी था कोई दिक्कत नहीं, 1.5-2 घंटे में एडजस्ट कर लेंगे, आधा घंटा इधर या उधर। इस तरह से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। 100% स्टिक हो करके कोई काम नहीं हो सकता, और वो प्रॉपर प्लानिंग कभी सेट हो भी नहीं सकती अगर स्टिक हो करके आप काम करेंगे। ये तो कहने वाली बात हो गई कि मैंने प्लानिंग बनाई, हम उस पर चिपके रहते हैं, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाती। अरे ऐसी कौन सी प्लानिंग है जो आपकी पढ़ाई करने से आपको रोकती है? प्लानिंग तो वो है जो आपको आगे बढ़ाती है। ऐसा कौन सा प्लान है जो आपका 4 दिन और वेस्ट करवा देती है? तो वो प्लानिंग नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और प्लानिंग डेली चेंजेस नहीं होनी चाहिए। एक बार प्लान बना लीजिए, जैसे मैंने कहा वीकेंड्स का आप बना लीजिए कि आपको पूरे वीक में आपको 48 आवर्स की स्टडी करनी है। हो सकता है कोई 40 बनाया हो, कोई 50 बनाया हो, कोई 55 बनाया हो, दैट डिपेंड्स अप टू यू। तो आप अपना प्लानिंग अपने हिसाब से सेट करिए, उसके हिसाब से आप मूव करिए, रन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोक नहीं सकता। कभी रात में 1 घंटा ज़्यादा जग गए तो कोई बुराई थोड़ी है, 2 घंटे ज़्यादा जग गए बुराई थोड़ी है, अरे रात भर एक दिन नहीं सोएंगे तो वो भी बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों को इस चीज़ से दिक्कत होती है, सर रात में पढ़े या सुबह पढ़े। अरे भाई मैंने कहा ना, जब पढ़ने का मौका मिले, जब पढ़ाई करने का मूड करे पढ़ो, ना सुबह देखो, ना शाम देखो, ना रात देखो, ना दिन देखो, जब मन कर जाए। मेरे तो शेड्यूल में है ही नहीं रात को 10 से 12 पढ़ना, मैंने तो अपना शेड्यूल केवल रात के 10 बजे तक पढ़ने का बनाया है। 10 बज गए, दिलीप अब उठ जाओ, अब सोने का समय हो गया। पढ़ने का मन तो कर रहा है, बिल्कुल आंख खुली हुई है, पूरी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, लेकिन घड़ी ने 10 बजा दिए, अब तो भैया सोना पड़ेगा। ऐसा प्लानिंग कोई मतलब का नहीं है। अरे पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ो ना, जब तक पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ो, उस प्लानिंग को किनारे रखो, अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ, कुछ चीज़ों को दिमाग से कूड़े करकट को निकालो, क्योंकि आप इससे डेली 2-4 होते होंगे, पक्का मैं जानता हूँ, डेली 2-4, ह्यूमन साइकोलॉजी है, होना पक्का है। और मेरी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम कोई अलग नहीं है। जो प्रॉब्लम हम फेस कर चुके हैं आज की डेट में, आप वही प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं, थोड़ी सी आगे बात करते हैं। सर आपने हमें बताया कि एक दिन में 5 घंटे में पूरा अकाउंट्स कैसे रिवाइज हो सकता है। किसी का पूरा एक बुक कंप्लीट है, किसी का भी पूरा एक बुक कंप्लीट है, आप में से किसी का कोई एक सब्जेक्ट? क्या? चलिए मैं मान लेता हूं अकाउंट एंड कॉस्ट।
अच्छा, कितने दिन पहले आपने इसकी पढ़ाई की थी? अच्छा, इस समय आप बाकी 2 सब्जेक्ट तैयार कर रहे होंगे ना, कौन कौन सी? टैक्स एंड लॉ का। और कितने दिन पहले आपका अकाउंट एंड कॉस्ट कंप्लीट हो चुका है? रिवाइज हो गया? 2 महीने पहले रिवाइज हुआ है? हम्म। चलिए, कैसे करते हैं अकाउंट्स को रिवाइज, कैसे करते हैं? चलिए, अब मैं बता रहा हूँ। अब इसी चीज़ को ढंग से सुनेंगे। होता क्या है, कुछ बच्चों की आदत होती है, सर एक दिन में हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं, वो 20 डेज़, 25, 30 डेज़ का। उसमें लगातार हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सुबह से शाम तक हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसको कंप्लीट करके दूसरी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, उसको एंड करके फिर थर्ड सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, थर्ड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको एंड करके फोर्थ, और एग्जाम के 2 से 3 महीना पहले टारगेट सेट रहता है कि सारी सब्जेक्ट्स खत्म कर लो। यही तो होता है ना? लेकिन होना क्या चाहिए, अब ढंग से सुने। मेरे पास अगर 4 सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4, उसकी पढ़ाई कैसे करें, फिर उसका रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस में कैसे लाएं? मैं क्या करता था, मैंने अकाउंट्स को, और बहुत ही सिंपल है, 24 आवर्स आपका अकाउंट सब्जेक्ट तैयार रहेगा। मैंने अकाउंट्स को कैसे बांटा था? पहला, सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, नॉन कंप्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, ये चैप्टर पढ़ेंगे। और ये चैप्टर काफ़ी हद तक मिलता जुलता है आपके किस चैप्टर से? पार्टनरशिप अकाउंट्स। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैच करते हैं हमारे फाइनल अकाउंट से, हाँ या ना? अच्छा, इसी तरह इसके ये जो चैप्टर्स हैं ना, तीनों काफ़ी हद तक मैच करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से। मींस अगर आप ग्रुप बनाए, मैंने सेकंड ग्रुप बनाया, एक सिंगल एंट्री का और पार्टनरशिप का बनाया, दूसरा ग्रुप मैंने बनाया हायर परचेज का, ब्रांच, अच्छा, और कौन सा चैप्टर है, कुछ बता सकते हो? 2-4 चैप्टर का नाम बढ़िया बढ़िया बता सकते? हाँ, डिपार्टमेंटल अकाउंट, एवरेज ड्यू डेट, इन्वेस्टमेंट, हाँ बताओ। प्री एंड पोस्ट, कुछ और चैप्टर का नाम? अब चलिए छोड़ देते हैं, इस तरह से मैंने 1-2 और चैप्टर का नाम देख लेते हैं कोई भी। इन्वेस्टमेंट की तरह आपका हो जाएगा डिवेंचर्स, और शेयर्स। आते हैं, मैंने ये ग्रुप बना दिए। टोटल आपके अकाउंट्स में 15-17 चैप्टर होते हैं, इतने ही तो होते हैं कि ज़्यादा होते हैं? 15 to 17 चैप्टर्स ही होते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इस ग्रुप से मैं डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कितना? और वो टफ क्वेश्चन होगा। टफ क्वेश्चन मींस अगर मैं सिंगल एंट्री का कोई क्वेश्चन उठा रहा हूं तो बहुत टफ क्वेश्चन उठाऊंगा, ये नहीं कि बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन 2 और 2 4 करने वाले जो एग्जाम में आते हैं, जो 15 मार्क्स या 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मैंने उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को पिक किया। इसी तरह हायर परचेज और ब्रांच में से एक क्वेश्चन को पिक किया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक बार तैयारी कर चुके हैं अकाउंट्स की, एक बार मैंने तैयारी कर ली है अकाउंट्स की, और मैंने इस ग्रुप में से एक क्वेश्चन को पिक करना है डेली। मंडे MWF से मैं अगर हायर परचेज करूंगा तो TTS में मैं ब्रांच अकाउंट करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाऊंगा। इसी तरह मैंने ये ग्रुप बना दिया बहुत ही सिंपल चैप्टर का, डिपार्टमेंटल अकाउंट, एवरेज ड्यू डेट, प्री एंड पोस्ट अकाउंट। मैंने ये सोचा कि चलो संडे को उठाएंगे, ये 2-3 चैप्टर तो एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। अरे प्री पोस्ट के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एवरेज ड्यू के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, डिपार्टमेंटल का 1 या 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज वीकेंड्स में खत्म कर दिया, संडे टू संडे में, तो भी दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू मी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास टोटल मिलाकर के 3 ग्रुप बन करके आए।
अगर मैं इन 3 ग्रुप से डेली एक एक बढ़िया क्वेश्चन जो लास्ट ईयर्स एग्जाम में आया हुआ है या जो टफ क्वेश्चन होता है या जिसको मैंने 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार की रैंकिंग दी हुई है, उन क्वेश्चंस को अगर मैं सॉल्व करता हूं या कोई ऐसा क्वेश्चन पिक करता हूं जो मेरे लिए नया हो, तो क्या हमारे लिए, एक बात बताओ, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करना, मान लो मेरे 4 ग्रुप बन गए, 4 क्वेश्चन सॉल्व करना कितनी देर का काम है बता सकते हो? और वो भी फेयर नहीं करना है सॉल्व, फेयर सॉल्व नहीं करना है, बुक को उठाना है, क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर सामने टिक करते हुए कैलकुलेटर उठाकर वहीं पर टिक करना है। इट इज ऑफ नो यूज टू गो विद द नोटबुक्स। आपको नोट्स पे तो जाना ही नहीं है, उस पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पेन उठाओ बस उसी बुक पे कट पिट करना स्टार्ट कर दो, कैलकुलेशन भी उसी बुक पर करना स्टार्ट कर दो। एक बात बताओ, अगर मैं ये 4 क्वेश्चन दूं, ऑलरेडी यू हैव डन वंस इन योर पास्ट सेशंस, मींस जब आपका 1 महीने 2 महीने पहले जब फर्स्ट टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे थे, सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे थे, उस समय आपका तैयार है। अगर मैं कहूं ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार रैंकिंग के, कितनी देर लगेगी? और वो भी डायरेक्ट बुक पर करना है, उसी में ही सारे कैलकुलेशन करने हैं, कैलकुलेटर आपके हाथ में होनी चाहिए, कितनी देर लगेगी? हम 1 घंटा मान लें, 1 घंटा, दैट इज मोर देन एनफ। अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 1 घंटे में आपके अच्छे अच्छे चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे। देखो ना, अगर मैंने आज सिंगल एंट्री उठाया तो मैं कल पार्टनरशिप उठा लूंगा। और सिंगल एंट्री पार्टनरशिप में फर्क क्या है, हमको जरा ये बताओ। सर कोई फर्क नहीं है, अगर अच्छा क्वेश्चन ले लें, बोथ आर सेम। मैं कहता हूं पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं होता, केवल फॉर्मेट का फर्क होता है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं होता। अरे भाई, मैंने इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक कर लिए 4-5, एक ग्रुप में एक जैसा दिखने वाला चैप्टर, एक जैसा दिखने वाला चैप्टर, जो एक जैसे हैं उनको एक कैटेगरी में बना लिया, बाकी अलग अलग के अलग अलग सेक्शन बना लिए। आपने टोटल 4 5 6 कैटेगरी में अपने टॉपिक्स को बांटा, उसमें से एक एक क्वेश्चन उठा लिया, बात खत्म। अब 1 घंटे में आपने लगभग डेली, अगर मैं कहूं आज आपने ये उठाया और इसमें से उठाया, इस ग्रुप में से उठा लिया, कल आपने ये फाइनल अकाउंट का उठाया, ब्रांच का उठाया और एवरेज ड्यू डेट मान लेते हैं, और ये डिवेंचर का उठाया, परसों आपने फाइनल अकाउंट का उठाया और ये उठाया, देखो ना आपका हर दूसरे तीसरे दिन फिर से वो रिपीट होता चला जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और चीज़ें चूंकि एक जैसी हैं, फॉर्मेट हमेशा आपके दिमाग पे रहेगा। और मैंने ये नहीं कहा इसको फेयर सॉल्व करना है, रफ करो। सर 1 घंटे में खत्म, हाँ 1 घंटे में खत्म। बाकी 1 से 1.5 घंटा जो बचा आपका, मैंने क्या कहा, बाकी जो 1 से 1.5 घंटा बचा आपका, एक बुक उठाइए कंप्लीट, पहले पन्ने से पलटना स्टार्ट करिए, जो भी 3-4 चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने अंडरलाइन की थी, स्टार बनाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे कॉपी में, बस उनको करना शुरू कर दीजिए 1 घंटे तक, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट में जब ये 1-2 घंटे के अंदर आपके 15-20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बुक से ही सॉल्व करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कॉपी उठाकर सॉल्व करो, बिल्कुल मत उठाओ कॉपी। 1-2 घंटे तक बस इसी तरह रिवीजन करते रहो, और लास्ट में एक क्वेश्चन कोई उठाओ, धांसू सा क्वेश्चन उठाओ जिसमें 30 मिनट 35 मिनट आप आराम से दे सकते हैं। फेयर कॉपी उठाओ, उस क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व करो, बाय ट्रीटिंग दैट दिस इज द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड नाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट और यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन हॉल। चाहे आपने लेटेस्ट किया हो, चाहे 10 दिन पहले किया हो, चाहे अभी 10 मिनट पहले किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक अच्छे क्वेश्चन को उठाओ, उसको पूरी तरह फेयर प्रेजेंटेशन देने का तरीका रखो, पूरा का पूरा। डेली एक क्वेश्चन फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका कॉपी में, केवल एक, किसी भी एक चैप्टर का एक क्वेश्चन फेयर रखना चाहिए, बाकी आप इसी तरह भागते हुए चले जाइए। मैंने क्या कहा, 1 घंटा क्या किया, मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस के एक एक क्वेश्चन कर लिए 4 से 5, और 1 घंटा मैंने रिवीजन किया 3 से 4 चैप्टर, बस ये काम करने हैं। आपका अकाउंट 24 के 24 घंटे हमेशा दिमाग में सेट रहेगा, कभी आप भूल ही नहीं सकते। और यही फंडा आपको यूज करना है कॉस्टिंग में, सेम यही फंडा यूज करना है। अब चूंकि कॉस्टिंग में हर चैप्टर दूसरे से जुदा होता है, तो करना क्या है, मान लीजिए मैंने कोई एक बुक उठाई, मान लीजिए ये स्कैनर है, ठीक है, स्कैनर है, मैंने स्कैनर उठाया और इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर का जितना भी है इंपॉर्टेंट, मैंने आज तक जो पढ़ रखा है इंपॉर्टेंट, उनको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। कैसे? किताब से ही, ये नहीं कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, अगर मटेरियल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस हैं तो कितने क्वेश्चंस टफ होंगे? जरा हमको एक बात बताइए, कितने क्वेश्चंस 4 स्टार 3 स्टार या 5 स्टार के होंगे, बता सकते हैं पूरे मटेरियल चैप्टर में?
सर नहीं 8 से 10 बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने, चलिए ठीक है मैंने आपकी, नहीं नहीं मान लेते हैं, नहीं नहीं 10 मान लिया, चलिए बढ़िया है। 10 क्वेश्चन को अगर मैं बुक से ही देखकर ख़त्म करने की बात करूं और आपने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है, उसमें से जो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही देखना है, कैलकुलेटर उठाना है और भागते चले जाना है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में वो 7 से 8 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आप बुक से कर रहे हैं। लिखिए भी इसी पर, कोई क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन इजी है तो उस कैलकुलेशन को भी करने की जरूरत नहीं है, बुक में ही कटपिट करते रह जाइए। मैं इसका आपको एग्जांपल नेक्स्ट सेशन में दूंगा कैसे कटपिट करना है। इसी तरह सेकंड चैप्टर उठाइए, लेबर कॉस्टिंग, इसी तरह ओवरहेड कॉस्टिंग उठाइए। हर एक चैप्टर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मिलेंगे। अगर मैं कहूँ आप करते चले जाइए, और वो भी बुक से ही करना है, मैंने ये नहीं कहा आपको कॉपी उठानी है, फेयर करना है, कुछ नहीं करना है, केवल भागते चले जाए। उन 4-5 क्वेश्चंस पर कंसंट्रेशन दीजिए जो आपने टिक लगा कर रखे हैं, 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार, या लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या आपसे कई बार फंसा कोई क्वेश्चन, आप करते जाइए, भागते जाइए। बिलीव नहीं करेंगे, आपकी आदत ऐसी हो जाएगी कि ये पूरी की पूरी किताब आप 4 से 5 घंटे के अंदर खत्म कर लेंगे, एक बार नहीं। आज चलिए मान लेते हैं 4 से 5 चैप्टर रिवीजन हुए, आज आपकी थोड़ी एफिशिएंसी कम है, 4 से 5 चैप्टर ही आपने 2 घंटे में किए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कल 4-5 चैप्टर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर हो जाएंगे। उसके बाद फिर 4-5 हो जाएंगे कि नहीं? हाँ सर, इस तरह से एक बार अगर हो चुका है तो 3-3 4-4 करके हम 5-6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही एक बार ये 5 से 6 दिन में आपका बुक कंप्लीट हुआ, मैंने कहा दोबारा इस बुक को उठाओ, अब बताओ कितनी देर में बुक कंप्लीट हो जाएगी? सर ये तो बहुत कम टाइम लेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने सारे पॉइंट्स देखे थे और फिर से आप करें 1 हफ्ते के अंदर दोबारा देखने के लिए, बिल्कुल आसानी से खत्म होगा, आसानी से। अब वो 3 चैप्टर नहीं 6-6 चैप्टर खत्म होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि 4 से 5 घंटे में पूरी बुक खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरी बुक उठाएंगे, चलिए मैंने कहा एक बुक आपने कंप्लीट कर ली, अब दूसरी बुक उठाएंगे तो मटेरियल में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन मिलेंगे, हम बता सकते हैं? आपने अभी स्टडी मटेरियल उठाई, ICAI की स्टडी मटेरियल उठाई, अब मान लीजिए आपने कोई एक बुक उठा ली, चलिए SN माहेश्वरी की उठा ली, 2 मिनट के लिए मानते हैं, बता सकते हैं अब इस बुक में जो आपने यहाँ मटेरियल कॉस्टिंग कर रखा है, इसमें आपको 7 से 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिले। अब SN माहेश्वरी का जब मटेरियल कॉस्ट खोलेंगे तो कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे, टफ से टफ, बता सकते हैं? या न्यू, बिल्कुल न्यू, फर्स्ट टाइम देखने वाले? बाबू विश्वास मानो 2 से 3 से ज्यादा नहीं होंगे, बिलीव करो। मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, हर कंसेप्ट के क्वेश्चन आप देख चुके हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ स्टडी मैट में 1-2 क्वेश्चन कम हो या उस तरह के क्वेश्चन ना दिए हो, बस वही आपको यहां फेस करना है। यानी पूरे मटेरियल कॉस्टिंग में 2 से 3, लेबर में 3 से 4, ऐसे ही आपको हर चैप्टर में 2-2 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप मार्क कर लो, कहीं पर लिख लो, उसी क्वेश्चन पर 5 स्टार लगा दो। मान लो ये बुक भी कुछ दिन में खत्म हो गई, आपने थर्ड बुक उठाई, मान लिया कौन सी बुक उठा ली कॉस्टिंग की, चलिए CMA इंस्टीट्यूट की ही बुक उठा ली 2 मिनट के लिए, ICMAI की, हम स्टडी मैट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ICMAI की बुक आपने उठा ली। आपने अब कहा कि नहीं अब तो हम ICMAI के भी क्वेश्चन करेंगे, भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कहीं से भी करो। अब बताओ मटेरियल कॉस्ट के कितने टफ क्वेश्चंस मिलेंगे? आपने दो बुक ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है, बिलीव मानो 1 से 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम टफ मिलेंगे मटेरियल कॉस्ट में, लेबर में भी 1, 2 या 3 क्वेश्चन। यानी अब जितनी बुक्स आप उठाएंगे 1-1, 2-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे। अब एक बात बताओ, अगर 12 चैप्टर हैं और 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक बुक में मिल रहे हैं पूरे, चूंकि आपने कॉस्टिंग कर रखा है डिटेल में, अब हर एक चैप्टर में 2-2, 3-3 क्वेश्चन नए बुक से मिल रहे हैं, तो 12 चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस टोटल मिलेंगे? टोटल 24 to 25 या 30 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नए नहीं मिलेंगे। क्या ये 30 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकते? बात खत्म। अगर आपको बुक से ही करना है, मेरा 7 दिन यही चलता था, ये 25-30 क्वेश्चन उठाते एक बुक का, फेंको, अगले दिन दूसरी बुक उठाई PV रत्नम की, देखो नाम भी याद है PV रत्नम, SN माहेश्वरी स्टडी मटेरियल, तो PV रत्नम की बुक उठाई, उसको एक और नाम था टंडन करके था, उसको बुक खत्म किया, एक और बुक थी मेरे पास, मतलब ऐसे 7 दिन 7 बुक्स, डेली एक खत्म करो फेंको, ये तरीका था। और 25 से 30 क्वेश्चन हर एक बुक से मिलते हैं। एक आपकी प्राइमरी बुक है, वो आपकी ICAI, ICMAI, ICSI की बुक, उसके अलावा जितनी भी बुक है वो सेकेंडरी बुक्स हैं, वो क्या हैं? सेकेंडरी हैं, और उसमें आपको बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, नए क्वेश्चंस, क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व करके देख चुके हैं अपनी स्टडी मटेरियल को प्राइमरी बुक बना करके। तो ये एक तरीका होता है जब हम नई बुक सॉल्व करते, 7 दिन में 7 बुक्स खत्म कर दी, सोचो कितना हाई कॉन्फिडेंस होगा। जब मैं गया था एग्जामिनेशन हॉल में तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था पहला क्वेश्चन पहले करूं या लास्ट वाला क्वेश्चन पहले करूं, क्योंकि मेरे 7 क्वेश्चन दिमाग में सेट थे, कैसे बनाना है क्या नहीं बनाना।
मेरी बात समझ में आई? तो ये फ़र्क होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। कई लोगों की आदत होती है, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया कि हर एक एग्ज़ाम को बीट करने के 3 सिस्टम होते हैं, 3 फेज़ से होकर के आपको गुजरना पड़ता है। फर्स्ट फेज़ इज़ प्रिपरेशन, और ये मैंने लास्ट सेशन में आपको इसके लिए पूरा का पूरा सेशन दिया था डिटेल में। उसके बाद मैंने कहा था प्रैक्टिस, ये आज का सेशन है कैसे प्रैक्टिस करना है। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस योर सिस्टम, मीन्स प्रैक्टिस योर कंप्लीट बुक्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कई लोग इस चीज़ से खुश हो जाते हैं, मेरा तो अकाउंट्स तैयार हो गया। जैसे मान लो अभी कोई अंबुज ने कहा सर मेरा अकाउंट्स एंड कॉस्ट तैयार हो गया, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अरे अब और रगड़ो उसमें। आज ही मुझे एक स्टूडेंट मिला डे टाइम में, आज ही मुझे रास्ते में मिला एक स्टूडेंट। तो मैंने उससे कहा क्या कर रहे हो बेटा, तो कहा कि सर सीमा कर रहे, सीमा का मेरा लास्ट का 4 पेपर बाकी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा काम है, अचीवमेंट है। तो उसको मुझे बताना पड़ा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा है। पहला पर्पस मेरा रिजल्ट लेना है, पहला पेपर मेरा रिजल्ट है, मुझे अपना करियर सेट करना है। जिस दिन आपके हाथ में CA CS CMA की डिग्री आ गई, दुनिया क्या बोलती है उस डिग्री के बारे में अब मैं क्या बोलूं, बाहर में जाओ। एक लाइन की बात, जिस दिन आपके हाथ में वो डिग्री आ गई ना, आधी परेशानी आपकी पूरी ज़िंदगी की ख़त्म हो जाएगी। पूरी लाइफ टाइम की 50% प्रॉब्लम आपकी वो डिग्री हैंडल करेगी, बिना किसी प्रॉब्लम के। बड़ी से बड़ी मुसीबत आएगी वो डिग्री हैंडल कर लेगी। कैसे करेगी वो आप लोग देखेंगे। सोचो इतनी बड़ी बात है उस डिग्री में, कौन सी ऐसी डिग्री है, मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी ऐसी डिग्री है। सोचो, क्या मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ? क्या मैं नहीं, क्या मैं DM हूं? लेकिन मेरे हाथ में जो पावर है वो अच्छे लोगों के पास नहीं है। एक CA CS CMA के पास जो पावर होता है किसी के पास नहीं होता। कोई प्रोफेशन बता दो, किसी प्रोफेशन के पास वो पावर नहीं है। सर कौन सा पावर आ जाता है? मैं बताता हूं, ये इस पेन का क्या पावर है, सिग्नेचर का। जब हम लोग एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं ना, किसी फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट होता है उस पर साइन कर देते हैं ना, तो वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। क्या होता है वो? सोचो, मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं DM नहीं हूं, लेकिन मेरी उस बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एक बैंक लोन पास करता है कि नहीं करता? कौन सी ऐसी ताकत है सिग्नेचर में कि एक मेरे सिग्नेचर पर फेथ कर रहा है, नॉन गवर्नमेंट बंदे के एक सिग्नेचर पर फेथ किया जा रहा है। दूसरा, क्या कोई रिटायरमेंट की एज है क्या हम लोगों की? और तो और जितने ज्यादा आप पुराने होते जाते हैं आपकी मार्केट वैल्यू अच्छा बढ़ती जाती है। सोचो कितना डिफरेंट सिचुएशन है। DM एक बार रिटायर हो गया, उसका हवलदार भी उसको सलाम नहीं ठोकेगा, अगर नॉर्मल में बात करूं, नॉर्मली बात करूं तो ठीक है ना। वो कितने डिप्रेशन से गुजरते होंगे। कल तक तो पूरे शहर वाले लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे, पीछे 10 हूटर वाली गाड़ियां चलती थी। आज जब रिटायर हो गए कोई पूछने वाला नहीं। वो सोचो उनका मेंटल स्टेटस क्या होगा। लेकिन यहां पर उल्टा केस है, जस्ट रिवर्स सिचुएशन है। आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हो, लेकिन आपके काम पर दुनिया विश्वास करती है, आपके उस सिग्नेचर पर दुनिया विश्वास कर रही है। आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हो, आप रिटायरमेंट की कोई एज नहीं हो, और जितने पुराने हो जाते हो रिटायरमेंट की एज में तो और ज्यादा कमाना शुरू कर देते हो। मेरी बात समझ में आई? ये फायदा है इस डिग्री का। इसको अंडर एस्टिमेट, डू नॉट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ प्रोफेशनल डिग्री। हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो प्रोफेशनल डिग्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये पावर ना किसी डॉक्टर के पास है, ना किसी इंजीनियर के पास है, किसी के पास नहीं है जो एक CA CS और CMA के पास अवेलेबल है। लेकिन वो अपने शायद इस पावर को नहीं याद रख पाते, या भूल जाते हैं, या इसको कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में ले आते हैं कुछ पैसों की वजह से। वो काम नहीं करना चाहिए कभी, ठीक है, फिलहाल वो बात की बात है। लेकिन हाँ, कोई दुनिया कुछ भी कहे, देखो ना, अगर हमारे हाथ में मेरा रिजल्ट है तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। कितनी सोच बदल जाती है। जिस दिन आप कुछ भी बनते हो, CA CS CMA कुछ भी बनते हो, उस दिन आपके मतलब घमंड तो आपके 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो होना नहीं चाहिए। घमंडी बन जाते हैं नॉर्मली पीपल। जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो घमंड एकदम, आज तो अब मेरे सामने दुनिया कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। घमंड कभी नहीं करो, ज़मीन पर रहो, ग्राउंड टू अर्थ रहो, उसका ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा चलिए सर, हमने क्या किया, अपनी प्रिपरेशन कर ली, ये दूसरा फेज़ है। इसके बाद तीसरा फेज़ आता है साथ साथ रिवीजन का।
मैंने 2 चीज़ें आपको बताई। जैसे अभी बच्चे ने कहा, अंबुज ने शायद कहा कि सर मेरा अकाउंट्स एंड कॉस्ट तैयार हो गया। ये मैंने बताया कैसे रिवाइज करना है 3 घंटे के अंदर, कैसे रिवाइज करना है 2 घंटे के अंदर, ये आपको रिवीजन बताया। ये जो पार्ट है प्रैक्टिस का, जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम अगर बताया हो, मैंने कहा था कि मैंने एक चैप्टर ख़त्म करने में 7 डेज़ लगाए, सेकंड चैप्टर ख़त्म करने में 5 डेज़ लगाए। चलिए एक बात बताइए, जब मैंने ये 5 डेज़ अपना सेकंड चैप्टर को किया, साथ साथ में इसको रिवाइज कर रहा था कि नहीं कर रहा था? मैं बता रहा था पिछले का 10 मिनट बार बार देखो। जब थर्ड चैप्टर में कर रहा था उसमें भी मेरे 5 डेज लगे, लेकिन जब ये 5 डेज लगे साथ में मैंने इन दोनों चैप्टर को भी रिवाइज किया था नहीं किया था? सर किया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रिवीजन चल रहा है बार बार, और ये जो आप कर रहे हैं, जो आप कर चुके हैं उसको बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस। मैं बोल तो रहा हूं, हर 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद एक क्वेश्चन उठाओ एग्जाम में जो पूछा गया, उसको पूरा फेयर प्रेजेंटेशन में दो। दिस इज योर प्रैक्टिस। ये जो आप बार बार किताब पलट पलट करके देख रहे हैं जल्दी जल्दी में, ये रिवीजन कहलाता है। प्रैक्टिस किसको कहते हैं? जब आप एक क्वेश्चन उठाते हैं, डिटेल में लिखते हैं। मेरी सिस्टर ने मुझसे फाउंडेशन में पूछा, मैं जब ये फाउंडेशन दे रहा था, मैंने लॉ की तैयारी कर रहे थे, दीदी ने पूछा मुझसे कि क्या हुआ भाई, तैयारी हो गई एग्ज़ाम की? मैंने कहा हाँ, 1.5 महीने का एग्ज़ाम है, अब हो गई, सारी तैयारी हो गई, बिल्कुल फिट है, कुछ नहीं फंसने वाला। घमंड तो 7वें आसमान पर रहता था उस समय। अच्छा, तो दीदी ने कहा ठीक है लाओ पूछें, तो मैंने उनको अपनी बुक दे दी, कॉपी दे दी, नोट। तो उसमें उन्होंने हमसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कट 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 करते हुए पूरा बता दिया। तो बड़ी खुश हुई, कहीं दिलीप कितनी देर में कर लोगे? तो मैंने कहा दीदी मुश्किल से 15 से 20 मिनट, क्योंकि 5 मार्क्स का आएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, मैक्स 10 to 15 मिनट्स। उन्होंने कहा लिखो, करके दो। अब उनका इतना सा काम मेरी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला था। मुझे नहीं मालूम था कि उनका ये काम करना कि ये लिख करके दे दो मेरी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला था 1 मिनट के अंदर। मैंने जब लिखना शुरू किया तो हे भगवान, 40 मिनट्स मैंने ले लिए उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। मुझे ये समझ में उस दिन रियलाइज हुआ फर्स्ट टाइम कि केवल पढ़ते रहने से, दिमाग में सारी चीज़ें सेट कर लेने से, रिवाइज कर लेने से एग्ज़ाम पास नहीं हो सकते। हमारा हाथ भी उतनी स्पीड से चलना चाहिए। वो केवल तब पॉसिबल है क्योंकि टीचर तो वही देखेगा जो मैं कॉपी पर लिख करके दूंगा। जो कॉपी पर मैं लिखूंगा टीचर उसी को देखेगा और मुझे मार्क्स देगा। मेरी राइटिंग खराब होगी, मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। मैं सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे मार्क्स कम होंगे। मेरे पूरे पेपर नहीं अटेम्प्ट हो पाएगा, मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ऐसा काम मत करो दिलीप, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस ठीक करो। राइटिंग प्रैक्टिस मैंने कैसे ठीक की? कुछ नहीं करते थे, कोई भी 1 घंटा ले लो सुबह से रात के अंदर। मैं रात को सोने से 1 घंटा पहले जब भी सोता था, चाहे सुबह सोऊं चाहे रात में सोऊं, जब भी मैं सोने जाता था बस एक पेन उठाता था, एक कॉपी उठाता था, दिन भर में किसी एक चैप्टर को जो मैंने पढ़ रखा है रिमाइंड करता था और उसको लिखना शुरू कर देता था। 1 घंटे तक मैं केवल लिखने की कोशिश करता था, केवल लिखने की कोशिश करता था। लिखो, ना समझ में आए तो स्टडी मैट सामने रख लो और उसको कॉपी पेस्ट करने की आदत डाल लो। स्टडी मटेरियल सामने रखो, केवल स्टडी मैट, मैं केवल रेफरेंस बुक की बात नहीं कर रहा, और मैंने ये चीज़ लास्ट टाइम आपको बताई थी। स्टडी मैट रखो, उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करो। याद है चीज़ें, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो और वो लैंग्वेज आपकी स्टडी मैट से मैच करते हुए होनी चाहिए। बस इस चीज़ को याद रखो। अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली, आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, आपने क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, आपने मल्टी फोल्ड करके रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया, बिलीव करो कुछ होने वाला नहीं। लोग कहते हैं हमने 4 बार रिवीजन किया, 5 बार रिवीजन किया, अरे हमने तो 10 बार रिवाइज किया, 50 टाइम्स रिवाइज कर लिया, क्या दिक्कत है? ये तरीके हैं। और भाई हमारे पास और क्या काम है पढ़ने के अलावा? अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो, लिमिटेशंस हो, वी कैन अंडरस्टैंड इट, आप कुछ कम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग केवल थ्रू आउट द डे, मॉर्निंग टू लेकर नाइट तक खाली केवल पढ़ने के अलावा मम्मी पापा ने और कोई काम नहीं दिया है, सारी सुख सुविधाएं हैं। अरे सुख सुविधाएं नहीं है, एक कमरा और पेन पेंसिल और कॉपी तो दी है मम्मी पापा ने, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अरे मोबाइल पे सारे PDF अवेलेबल होते हैं, आपको किसी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप CA इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल को उठाइए, डाउनलोड करिए, अपने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप CMA के स्टूडेंट नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप CMA की वेबसाइट पर जाइए, वहां से क्वेश्चन उठाइए, आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आप CS स्टूडेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप CS की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाइए, ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका कोई जवाब नहीं। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, सारी चीज़ें आपके उस मोबाइल में पैक हैं, जो आपके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बजाय हम चैटिंग करने के, बजाय हम फालतू की गप्पे शप्पे मारने से, हम अपना ध्यान अगर उन मटेरियल्स पर देंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं करता अपनी लाइफ को बोर कर दो, नीरस कर दो, केवल पढ़ाई के बारे में सोचो।
एक कमरे में अपने आप को लिमिट कर दो। मैंने कहा घूमो, 1 डेढ़ 2 घंटा बिल्कुल दुनिया को भूल जाओ, अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहो जो CA CS CMA कोर्स नहीं करते हैं, जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, उनके घर जाओ, उनको बुला लो, उनके साथ घूमो, चाय पानी नाश्ता करो, ढेर सारी बातें करो, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। लेकिन अगर एक पढ़ने वाला स्टूडेंट आपके साथ बैठकर आपके साथ बात करेगा, केवल पढ़ाई से बारे बात करेगा, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, कोई फायदा उसका नहीं मिलेगा उस रिफ्रेशमेंट का। क्लियर है? अब बताइए, जितनी भी मैंने चीजें बताई, जितनी भी चीजें बताई, क्या उसमें कुछ पूछना है? अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने ये चीज़ वैसे लास्ट सेशन में डिटेल में बता दी थी कि थ्योरी को तैयार करने का तरीका क्या। मैं वो लेसन जो लेक्चर है मैंने यूट्यूब पे डाला भी हुआ है, हाउ टू प्लान योर स्टडी, वहाँ से आप देख सकते हैं, वो डिटेल में बताया है। उसको कैसे रिवाइज़ करना है वो भी आज मैंने बता दिया, रिवाइज़ करने का तरीका कि आप, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था तैयार करने का तरीका क्या है, और उसके बाद आज मैंने बताया उसको रिवाइज या प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है। 1 घंटा आपको थ्योरी को डेली लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको मार्क्स पाने हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ऑडिट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, या इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं सारे लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? सब ने पढ़ा होगा, उसके बाद ही यहाँ पर पहुँचे होंगे। अच्छा, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज। ऑडिट जब आप पढ़ेंगे ना, दैट इज़ नॉट इकोनॉमिक्स, उसकी एक अपनी एक टेक्निकल लैंग्वेज है। अच्छा, हिंदी जब आप पढ़ते हैं ना, हिंदी की भी अपनी एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है। फिलॉसफी की अपनी एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। आपकी आदत क्या होती है, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, हमने टैक्स पढ़ लिया, हमने कॉस्ट पढ़ लिया, आपने लॉ पढ़ लिया, एग्जामिनेशन हॉल में गए, लिखना शुरू किए, न लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज को ध्यान दिया, ना इकोनॉमिक्स की टेक्निकल लैंग्वेज को ध्यान दिया, बस लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, जो मन में आया लिख दिया। वो मार्क्स नहीं देने वाला, बिल्कुल नहीं देने वाला, दिमाग में ये बात बैठा लें। इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज से डील करना है। जैसे कहा जाता है ना, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। 2 और 2 कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। कैसे पता चल गया? क्योंकि लैंग्वेज है। अकाउंट इज अ लैंग्वेज, अकाउंट इज अ लैंग्वेज। अगर मैंने लिख दिया एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तो क्या पता चला सर? माल बेचा एक्स को, वो भी क्रेडिट पर, पता चल गया, लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है। इसी तरह इकोनॉमिक्स हुआ, ऑडिट हुआ, अकाउंट्स हुआ, लॉ हुआ, थ्योरेटिकल कोई भी सब्जेक्ट हुआ, उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है। लॉ को लॉ की लैंग्वेज में लिखो, ऑडिट को ऑडिट की लैंग्वेज में लिखो, इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स में। अब आते हैं, मान लीजिए ऑडिट की बात करते हैं। सर कैसे पता चलेगा? जब आप ऑडिट पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड, जैसे एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ये बार बार यूज होता है। एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस या इस तरह के 3-4 सेंटेंसेस बार बार यूज होते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार यूज होते हैं, थोड़े स्पेशल है, ऑडिट से रिलेट करते हैं। आप एक काम करो, उन वर्ड्स की एक लिस्ट बनाकर दीवार पर या साइड में कहीं चिपका दो। सामने मत चिपकाना, मना किया था, साइड में कहीं चिपका दो या कॉपी में कहीं पर लिख लो, एक पेज पर, ये स्पेशल वर्ड्स हैं। अगर उन वर्ड्स को आप प्रॉपरली यूज करेंगे अपनी उस नॉर्मल लैंग्वेज के साथ जो आज तक आपने हैबिचुअल हुए हैं उसके साथ, तो वो टेक्निकल बन जाएगी। इकोनॉमिक्स के जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं उसको कहीं लिख लो, उनको बार बार यूज करो इकोनॉमिक्स में, ऑडिट में, लॉ में। तो जहां जो लैंग्वेज है उसको उसी टेक्निकल लैंग्वेज के साथ हमें यूज करना है। और मैंने कहा आप अपनी स्टडी मैट को उठाइए, कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दीजिए कॉपी पर। आपने लॉ उठाया, लॉ को उठाइए, 1 घंटा आधा घंटा डेली उठाइए, कॉपी पेस्ट करिए। वो लैंग्वेज धीरे 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 आपके माइंड को हिट करते करते सेट कर देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लॉ की लैंग्वेज सुधर जाएगी। एग्ज़ाम में लिखने का मार्क्स होता है, एग्ज़ाम में राइटिंग के मार्क्स होते हैं। न वहाँ आपका फ़ोटो जाता है, न नाम जाता है, न काम जाता है, आप कितने तेज हैं वो भी नहीं जाता। आपकी केवल कॉपी ही आपका चेहरा है, बस इतना याद रखिए, और वहाँ पर पास होकर के आना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। हाँ बताएं बाबू। आदिल, कोई दिक्कत है क्या? बाबू मैं बार बार बोलता हूँ, दुनिया भर की किताबें फेंक दो अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो। मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे मेरी किताब हो, चाहे दूसरे की हो, चाहे तीसरे की हो, चाहे 10वें की हो, स्टडी मैट की लैंग्वेज पर राइटिंग प्रैक्टिस उसी स्टडी मैट पर करना है। पढ़ें आप कहीं से भी, मेरी बुक से पढ़ें, कहीं से पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी स्टडी मैट से होनी चाहिए। अब क्लियर है? और हाँ,
हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, ठीक है, याद दिला दिया। होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक दिन में 12 आवर्स हैं पढ़ने के लिए, मान लें कि 10 मान लें या 12 मान लें, कितना मानना चाहते हैं आप? हाँ, मालूम था ये बात अगर मैं 8 का ऑप्शन देता तो आपके मुंह से 8 ही निकलता। चलिए 10 आवर्स हैं एक दिन में, क्या हम 1 घंटा सुबह का और 1 घंटा रात के सोने समय का अलग कर दें? ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए होता है। किसके लिए होता है? अच्छा, और मैं इस पर बिल्कुल रिजिड रहता था, और सुबह का 1 घंटा जानते हैं मैं क्या करता था? उठते ही मान लो EIS है, मेरे समय में EIS नहीं होता था, FEDP होता था, FEDP एंड मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये बुक का नाम था उस समय, FEDP के नाम से चलता था, जो आप लोग अब EIS SM या फिर OM SM इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं। तो मैंने क्या कर रखा था, एक 3 रुपए की नोटबुक आती है ना, पतली सी कॉपी आती है ना, मैंने क्या कर रखा था, और ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये, हर एक चैप्टर का, क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ चीज़ थी, कंप्यूटर तो कभी देखा ही नहीं था जन्म में, मतलब कभी था ही नहीं सामने कि कभी कंप्यूटर देख पाए या मोबाइल, हैबिचुअली नहीं थे उस चीज़, लेकिन अब उसको पढ़ना पड़ रहा है, जिसको देखा नहीं उसको पढ़ना पड़ रहा है, क्या करें? तो करना क्या था, मैंने क्या किया था, जाहिर सी बात है CA क्या आर्टिकलशिप चलती थी तो कंप्यूटर देखने को मिल जाता था, छूने को नहीं मिलता था, तो एक माइंड सेट कर लिया, काफ़ी चीज़ें जो समराइज्ड होती हैं, जैसे मान लीजिए इसकी डेफिनीशन बताओ, इसके कितने पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, सबके मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स हर एक टॉपिक के बहुत ही शॉर्टकट बना कर रखे थे। और केवल FEDP नहीं, मैंने मैनेजमेंट या दूसरे कोई सब्जेक्ट हो थ्योरेटिकल, उसके मैंने शॉर्टकट्स बना रखे थे, छोटे 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 पॉइंट्स, कि वो शॉर्टकट्स मेरे, अब मान लो कोई 2 चीज़ों में डिफरेंस बता दिया कि पेन ड्राइव में और DVD में डिफरेंस बताओ, तो बताना पड़ता था पेन ड्राइव इतने इंच की होती है, DVD इतने की होती है, इसकी इतनी कैपेसिटी, इसकी इतनी कैपेसिटी, फलाने लगा उसकी मैग्नेटिक पावर इतना इतना, मैंने उसके एक शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, डिफरेंस के जो रीजन्स होते थे वो। सुबह उठते थे, वो 2-3 कॉपी उठाते थे अलग अलग सब्जेक्ट की, 1 घंटा खट 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 रट्टा मारो उसको, इतना रट्टा मार लिया था उन 3 कॉपीज़ का, छोटे छोटे पॉइंट्स करके, कि वो बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया था। अब बताओ सुबह उठकर अगर मैंने 1 घंटा वो तीनों कॉपियाँ फेंक दी, 3 सब्जेक्ट की 3 कॉपियाँ अगर मैं 1 घंटे में फेंक देता हूँ, तो वो तीनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो गया ना, पूरा का पूरा दिन मेरा सुधर गया कि नहीं सुधर गया? अगर वो तीनों सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स ही सही, शॉर्टकट्स ही सही, मैंने वो सारे के सारे उठा करके फेंक दिए, अब पता नहीं अंदर के जो कहीं इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट जो बार बार भूल जाते, वो भी ब्रैकेट में वहां पर लिख रखा था छोटा छोटा करके, वो तैयार हो जाता। तो मेरा ये 2 घंटा सेट रहता था पढ़ाई का इस तरह से, और कभी बर्डन नहीं लगता था कि कुछ हमको एक्स्ट्रा करना है इसके अलावा। अब इसके बाद मान लो मैंने आज अकाउंट्स पढ़ना है, 3 घंटे मैंने अकाउंट्स को दिया, 3 घंटे मुझे देने थे, मान लो आज अकाउंट्स पढ़ा तो लॉ को दे दिया, अब बचे मेरे पास 1 घंटे यहाँ पर और 1 घंटे यहाँ पर, ये मैं रिवीजन के लिए देता था। जो 2 सब्जेक्ट आपने कहा ना, इस बच्चे का क्या क्या तैयार था, अकाउंट एंड कॉस्ट तैयार था, तो टैक्स और लॉ दोनों पर 3-3 घंटे रखूँगा मैं, दोनों पर 3-3 घंटे रखूँगा, क्योंकि मुझे अभी ये प्रिपेयर करना है, और जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उसको मैं रिवीजन के लिए 1-1 घंटे रखता था, अकाउंट को और कॉस्ट को। ये प्रिपरेशन फेज़ की बात कर रहा हूँ, जब तक प्रिपरेशन हो रही है, मैंने क्या कहा, जब तक प्रिपरेशन हो रही है, एग्जाम के 3 महीना 2 महीने 2.5 महीने पहले तक इसी तरह से होता था। ये 1 घंटा उनको रिवाइज करते थे पिछले चैप्टर्स को, मैंने कहा ना, 1-1 क्वेश्चन उठा लेते थे ग्रुप बना करके। इसी तरह कॉस्ट में से भी 1-1 क्वेश्चन उठा लेते थे ग्रुप बना करके, यहाँ 6-7-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हर एक चैप्टर से 1-1 2-2 क्वेश्चन कर लिए, दैट इज ओके, और वो भी बुक से जल्दी जल्दी देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात खत्म। ये रिविजन तो डेली हो रहा है ना मेरा, डेली रिवीजन हो रहा है, और ये 3 घंटा जो सब्जेक्ट मेरी तैयार नहीं हो उस पर फोकस भी पूरा करना है, पूरा फोकस। 3 आवर्स आर मोर देन एनफ, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपने जो 10 घंटे का ये टारगेट बनाया है आराम से होता है। अगर आपने 9 आवर्स भी अपनी स्टडी कर ली ना, आप इसको 2.5 आवर भी रख लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा होता है, और आपकी सारी सब्जेक्ट्स डेली टच में रहती हैं, डेली। सोचो 1 घंटा जो मैंने दिया था सुबह सुबह, कौन सा वाला, कहाँ गया, अच्छा ये वाला सुबह वाला, ये टाइम था मॉर्निंग टाइम, जिसमें मैंने सारे के सारे शॉर्ट पॉइंट्स रट करके किनारे कर लिए थे। 1 घंटा मैंने दिया था राइटिंग प्रैक्टिस, इन 2 के अलावा की बात हो रही है, वो 2 तो तैयार हुए हुए, बाकी 3-3-1-1 करके बांट दिया, या 3-3 ना करके 2.5 आवर 2.5 आवर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन मेरी जो पढ़ाई चलती थी, मैं अपनी पढ़ाई बताऊं,
नोट्स निकालूंगा, किसी कार्टून वगैरह में फंसा होगा पुराने में। मेरे इतने से इतने आवर्स डेली चलते थे पढ़ाई के, मैं बैठता था सिटिंग, और मैं इसको इतने का मानता था आउटपुट, नियर अबाउट 15 आवर्स के आउटपुट को मैं 12 आवर्स आउटपुट ले करके चलता था, मान कर चलता था। मैंने 15 घंटे ना पढ़ करके 12, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, मैं सीए नहीं बन पाऊंगा, और सीए नहीं बन पाऊंगा तो लाइफ ख़राब है। तो ये एक दिमाग में रहता था। तो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी करना पड़ेगा। हाँ, 15-17 घंटे नहीं, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके लिए 10 आवर्स मोर देन एनफ हैं। अभी भी सुधर जाएं। अगर आपको लगता है 5-6-7 घंटे से पास हो जाएंगे, तो ये आप एक गलत फहमी में हैं। इस सिस्टम को थोड़ा निकालिए। अगर आपके पास एफिशिएंसी है, कोई बच्चा आकर कहता है अरे यार मैंने ना 10 दिन की पढ़ाई की थी, कितने दिन की, और मेरे ना 25 मार्क्स आ गए, वो रात भर पढ़ता है। अरे चलो ठीक है, तुमने 10 दिन की पढ़ाई पर 25 किए, 20 दिन पर तो तुमने 50% मार्क्स हासिल कर लिए होते। 30 डेज़ पढ़ लेते तो तुम्हारे मार्क्स 75 आ जाते। 40 डेज़ अगर तुमने पढ़ ली होती तो 100 में 100% मार्क्स आए। भगवान ने अच्छा किया कि तुमने 50 डेज़ की पढ़ाई नहीं की, नहीं तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो ये सारे लॉजिक्स इलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं। कोई अगर ये कहता है मैंने इतने आवर्स पढ़ाई करके इतने मार्क्स किए, सारे बेकार है। आपका माइंड क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड को कितने आवर्स के पढ़ने की जरूरत है। हो सकता है किसी बच्चे के लिए 7 आवर्स मोर देन एनफ हो, एक बार पढ़ लिया, उसको याद हो गया, उसकी राइटिंग स्किल बहुत है, अच्छी है, तो वो कम आवर्स में पढ़ करके पास हो सकता है। लेकिन अगर भगवान ने गॉड गिफ्टेड माइंड दिया है तो क्यों ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और जिसके पास एवरेज माइंड है, जस्ट लाइक मी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। हो सकता है कोई एक टॉपिक हमारा पूरा दिन लेकर के चला जाए, हो सकता है अकाउंट्स का कोई एक टॉपिक मेरा पूरा दिन लेकर के चला जाए, एक दिन। अरे मुझे आज तक याद है डिपार्टमेंटल का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट के 2 क्वेश्चन है कि कौन वाले, डिपार्टमेंटल वाले, याद अगर आप लोग किए हो तो, हाँ मेमोरेंडम वाला। तो उस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करने बैठा तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अपने टीचर के पास गया जिनसे बीकॉम मैंने पढ़ाई की थी। तो मैं उनके पास, मैंने कहा सर ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। करें ये सब नहीं आता, हटाओ हटाओ। तो मैंने कहा अच्छी बात नहीं आता। अब गुस्सा तो बहुत लगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन पे आज तक मुझे याद है उसका आंसर 344, आप लोग को मैं करवाता भी हूँ, उसका आंसर 344 आता है। उस क्वेश्चन को करने में मुझे एक सिटिंग मुझे 20 to 24 आवर्स की लगी थी। कितने की? कंटिन्यूअस। उस एक पॉइंट को समझने के लिए मैंने कम से कम 20 किताबें खोल ली होंगी और सबको पढ़ा, सबको डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद समझ में आई तो बहुत ईजी सी चीज़ थी, काहे के लिए टेंशन लिया था। कहने का मतलब एक एक पॉइंट पर हो सकता है आपका दिन भर खराब हो। आप लोग के साथ इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम लोग को वो फेस करना पड़ता था, आप लोग को कोई फेस नहीं करना पड़ता। तब भी अगर उसमें आप कंजूसी करेंगे तो ये गलत है। आपको उस बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। हाँ बताइए बाबू, अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो पूछें बिल्कुल। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज करने में कितनी देर लगती है? इतनी देर लगती है। कितनी? इतनी देर लगती है, मेरा हाथ देखो। मैक्स 5 to 10 मिनट से ज़्यादा अगर आप एएस पर दे रहे हैं रिवाइज करने में, तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है ढंग से, बिल्कुल नहीं की है। फर्स्ट टाइम में तो हो सकता है कि 8 घंटा लग जाए केस को ख़त्म करने में, आधे घंटे में कैसे हो जाएगा? हो सकता है 2 दिन का समय लग जाए फर्स्ट टाइम करने में। कंजूसी क्यों करेंगे पढ़ने में? बहु कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं। हमको कोई वेटेज नहीं देना। बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर आपका नॉर्मल अकाउंटिंग तैयार है, डेबिट क्रेडिट का फंडा तैयार है, तो विदाउट गोइंग थ्रू विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट गो अहेड। आपको क्वेश्चंस तो तभी सॉल्व करने जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से जान लें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए AS 14 कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है एमलगमेशन से, तो इसको अभी मत करें, जब एमलगमेशन चैप्टर करेंगे तब करेंगे। AS 13 अभी आप मत करें क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। AS 11 अभी मत करें, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो कुछ AS अभी छोड़ दें। बात समझ में आई? हाँ, जो नॉर्मल AS हैं 1 2 3 4 5 6 तो ख़त्म हो गया, 7 8 भी ख़त्म हो गया है, 9 10 कर लें।
12 कर ले, ये सब फायदा करेगा, ये सब बहुत फायदा करेगा। हाँ बताएं बाबू। किस चीज़ का मिस्टेक होता है? तो बाबू मैंने कहा ना 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करिए, मैंने बोला तो बाबू सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वही है। 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब आपने अपने एग्जाम में बैठे बैठे 10 40 मार्क्स इंक्रीज कर लिए। ये याद रखें, अगर आप कुछ ना करें, जो आप स्टडी करते हैं करिए, लेकिन केवल 1 घंटा फालतू का केवल लिखने का, कॉपी पेस्ट करने का आपने एग्जाम में 40 मार्क्स इंक्रीज कर लेंगे बैठे बैठे। और 400 में 40 मार्क्स का मतलब होता है 10%। कितना होता है? ये 10% आपको एक बोनस मार्क्स मिल रहा है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए। मैं कर रहा हूं ना, कोई एफर्ट नहीं करनी, कॉपी पेस्ट करना है डेली 1 घंटा, बस आपको ये 40 मार्क्स बैठे बैठे ऐसे सर्व किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। नहीं, सेक्शन कभी याद नहीं करने चाहिए, कभी नहीं याद करने चाहिए सेक्शन। केस लॉ ऑटोमेटिक दिमाग में आ गया तो अच्छी बात है। मैं दिल्ली में था तो एक लड़की मेरे साथ बगल में बैठती थी, वो बेयर एक्ट पूरा रट्टा मार करके बैठ गई थी, पूरा का पूरा बेयर एक्ट। और अरे मजाक नहीं कर रहा, अब मैं भी सर पकड़ करके बैठा रहता, कैसे यार कोई आदमी इस तरह से रट्टा मार सकता है, सेक्शन वाइज पूरा। हाँ क्या? क्या? हाँ हाँ। तो अब मैं उसी का रिजल्ट बता रहा हूँ, चिंता ना करें। अब मैंने सर पकड़ लिया ये कैसे है, लेकिन मैंने अपनी धुन में किया काम। जब रिजल्ट आया ना, टैक्सेशन में उसके इतने मार्क्स थे। कितने? अरे बाप रे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन सोचो कितनी मेहनत उसने की होगी। कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सेक्शन नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मुझसे फिर क्यों पूछ रहे हो, जब खुद मालूम है कंटेंट प्ले अ रोल, तो हमें सेक्शन नंबर कभी पास नहीं करा सकता, वो फेल जरूर करा सकता है, वो सामने दिख रहा है। जानते हो कैसे? मान लो हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चंस आए 2 मिनट के लिए, मुझे बैठा दिया गया और किसी दूसरे को जिसने पूरे सेक्शंस रटे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, और हम लोग को कहा गया लिखो। मेरा स्ट्रॉन्ग है कंटेंट, मैंने सेक्शन नंबर नहीं रटा, और रटने की भी जरूरत क्या है, जब आप क्वेश्चन पेपर पलटते हैं ना, क्वेश्चन पेपर में ही लिखा रहता है साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35 को बताइए। अरे उसमें 35 दे दिया, अब वहां दिया है साइंटिफिक रिसर्च 35, कहीं एक और क्वेश्चन पूछ लिया है, या कोई क्वेश्चन दे रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ सेक्शन, अगर आप पलटेंगे क्वेश्चन पेपर को, कई सारे सेक्शंस तो उसी में ही कोट किए रहते हैं। हमें इधर उधर देखने की जरूरत क्या है, कुछ तो दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। अच्छा, अब हुआ क्या, मेरा मेरा कंटेंट बहुत बढ़िया है, सेक्शन अच्छा नहीं है, मान लेते हैं 1 मार्क हम देते हैं सेक्शन को, कितना? उससे ज़्यादा मिल सकता है क्या? उससे ज़्यादा तो मिलना भी नहीं। मैंने कंटेंट बढ़िया लिखा, 7 क्वेश्चन मैंने बढ़िया कंटेंट के साथ लिखे। कितने? क्योंकि मैंने साल भर कंटेंट पर फोकस किया। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया और 2 क्वेश्चन मैंने ऑन एन एवरेज तरीके से किए, गलत या सही, इससे बुरा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं ना हो सकता अगर मैंने कंटेंट ढंग से पढ़ाया तो। अब मुझे हर क्वेश्चन में 6 to 7 मार्क्स मिलेंगे, 6 to 7 मार्क्स मिलेंगे। चलो किसी में 6 कर लेते हैं, किसी में 7 कर लेते हैं, ये मेरे मार्क्स हुए। ये ऑन एन एवरेज सही है, इसमें 0 मिला, इसमें कुछ नहीं मिला। बता सकते हो टोटल कितने मार्क्स आए? अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, कंटेंट पर मैंने फोकस किया हो तो कितने मार्क्स आए, बता सकते हो? 50 आ गए। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 1-2 क्वेश्चन में मैंने सेक्शन भी कोट कर दिए हो? नहीं हो सकता? केस लॉ कहीं कोट कर दिया हो, उसके 2 मार्क्स जोड़ लो बस। आते हैं उस बच्चे के ऊपर, ये मैं गिरी से गिरी पोजीशन बता रहा हूं, जबकि अगर मेरा कंटेंट स्ट्रांग है तो ये 7 मार्क्स से कम नहीं आएंगे। अगर कंटेंट स्ट्रांग है तो 7 8 9 to 9 ऐसे मिलेंगे। चलिए, अगर हम बात करें उस बच्चे की जिसने पूरा का पूरा सेक्शन रट रखा है, उसको 10 में से 9 मिल गए, 10 में 8 मिल गए। इस क्वेश्चन में उसने सेक्शन नंबर लिखना था 10 32
2, उसने लिख दिया 10, 32, 1, कितने मार्क्स मिलेंगे? ऑटोमेटिक। इसी तरह मान लो उसने 3 से 4 क्वेश्चन में अगर सेक्शन नंबर गलत कोट कर दिए, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में करना था कोट केस लॉ, कर दिया सेक्शन नंबर, क्योंकि वहां सेक्शन था ही नहीं, सेक्शन को कोट किया, तो जो वो 10 मार्क्स हैं वो पूरा 0 बन जाएगा। इतना बड़ा रिस्क कोई लेता है क्या? अगर उसने 4 से 5 क्वेश्चन में सेक्शन कोट भी कर दिए और 4 से 5 सेक्शन में उसने गलत सेक्शन कोट किया, तो बट ऑब्वियस उसको 4 से 5 में 0 मिलेगा। और जो बच्चा साल भर केवल सेक्शन और केस लॉ के भरोसे गया, उसका स्ट्रॉन्ग कंटेंट तो नहीं हो सकता, वो कंटेंट के बेसिस पर नहीं गया होगा। अगर उसने कंटेंट ध्यान दिया होता तो शायद उसने सेक्शन और केस लॉ पर इतना ध्यान नहीं दिया होता। अगर कंटेंट अगर उसने ध्यान दिया तो उस पर ध्यान नहीं देगा, और अगर सेक्शन पर ध्यान दिया तो कंटेंट पर नहीं जा पाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं उसको 9 और 8 दे रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर उसके 5 क्वेश्चन पर भी ऐसे मान लिया 8 और 9, 8 और 9, तो भी वो आपसे कम ही रहेगा, 45 के नियर अबाउट रहेगा, वो आपसे ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। अगर इतना हुआ तो, अगर मान लेते हैं स्ट्रांग था कंटेंट उसका और साथ ही साथ सेक्शन भी अच्छा लिखा, तब 5 क्वेश्चन में उसको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए इस तरह के बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एग्जाम पास करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सर हमने तो सारे सेक्शंस लिख दिए थे, तब भी मेरे 25 मार्क्स आए। वो अब आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ लिखने के बाद 25, 30 क्यों आए। और वहीं पर हमने कुछ नहीं लिखा, ना मुझे कभी दिक्कत आई, ना पास होने में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी इस चीज पर ध्यान दिया ही नहीं बाबू। हाँ और कुछ? हाँ बोलिए बाबू। हाँ मैं समझ गया, नाम आ रहा है बाबू आपका, बताइए। मेरे लाल, 1 महीने तक जैसे मैंने बोला है ना, केवल राइटिंग प्रैक्टिस करें बुक को उठाकर। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी की बुक उठा करके प्रैक्टिस करें, सीए इंस्टीट्यूट या सीएस या सीएमए की। कई लोग कहते हैं सर सीएमए की हिंदी की बुक्स नहीं आती, तो आप सीए इंस्टीट्यूट की कॉपी और पेस्ट करना शुरू कर दें। मैक्सिमम चैप्टर आपको वहाँ पर कवर मिल जाएंगे हिंदी मीडियम से, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो। और जहाँ तक इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप अपनी स्टडी मैट पर ही फोकस करें। अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं, सीए सीएमए के स्टूडेंट, तो सीएमए का फोकस अपनी स्टडी मैट पर ही करेंगे, उसी को ही राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमने सीए फाउंडेशन में मैं हिंदी में तैयारी कर रहा था। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मैं एक टीचर के पास गया जो बाकायदा कॉपी भी चेक करते थे सीए स्टूडेंट्स की, और अच्छे जाने माने टीचर थे यूनिवर्सिटी के। तो हम उनसे मिलने गए, हमें बहुत मानते थे। तो उनको अभी तक ये नहीं मालूम था कि मैं हिंदी में कर रहा हूँ, बेसिकली मैं फाउंडेशन हिंदी में कर रहा था। तो जब मैं उनसे मिलने गया 2 महीने पहले पापा के सामने, पापा भी चले थे कि चलो मिठाई विठाई दे आते हैं, बात करके आते हैं। ये तो बड़ा बेवकूफ़ लड़का है, हिंदी में कर रहा है इतना अच्छा होकर के, कोई फेल नहीं कर सकता इसको इंग्लिश में, हिंदी में कर रहा है, इसको तो अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। खूब उन्होंने जितना बोल सकते थे, जितना डांट सकते थे, जितना उल्टा सीधा बोल सकते थे पापा के सामने, खूब बोले। जन्म में तुम पास नहीं हो पाओगे हिंदी मीडियम से। मैंने कहा बाप रे, ये तो बहुत बड़ी। अब सोचो एग्ज़ाम के 2 महीने पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए या मोरल डाउन होना चाहिए? जस्ट अपोजिट हो गया। उन्होंने ऐसा, भाई बच्चे ही तो थे, 12th में पढ़ने वाला, अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक बच्चा ही तो है, उसको आप इस तरह से डीमोटिवेट। मैं घर पे आया, मैंने कहा क्या करें अब। शांति से सोचा, 2 से 3 दिन मैंने इंग्लिश उठाई, मैंने कहा चलो अब इंग्लिश में एग्ज़ाम देंगे। 2 से 3 दिन रात दिन एक किया, लेकिन सब टाइम फिक्स हो रहा था। हिंदी में सारी तैयारी हो चुकी है, 100% प्रिपरेशन हो चुकी है, रिवीजन फेज चल रहा है, उसमें ये मुसीबत। मैंने कहा फेल तो होना है बेटा। मैंने क्या बोला? ये तो तय है फेल हो जाएंगे, तो इंग्लिश में क्यों, किस में हो जाए? बात खत्म हो गई। सब में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आए थे, सब में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 85, 87, 70 इस तरह से मार्क्स सब में थे। अगर हिंदी में पेपर लिखने वाला स्टूडेंट, हिंदी में पेपर
अटेम्प्ट करने वाला इंग्लिश में डेफिनीशन लिख देता है, इंग्लिश में सेंटेंसेस फ्रेम कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मुझे मजबूरी में फाइनल में आकर के इंग्लिश ज्वाइन करना पड़ा, अदरवाइज़ इंटर तक तो मेरा हिंदी में ही निकलता चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम लोग प्योर यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम के वर्नेक टाइप के स्टूडेंट, एक गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट जो महीने में 1 रुपये में हम लोग को पूरा पढ़ाता था, महीने भर उसमें पढ़ते थे। तो जाहिर सी बात है कि एफ़र्ट्स लगे, अनडाउटली खूब एफ़र्ट्स लगे, लैंग्वेज पर कमांड करने में खूब मेहनत लगी। 2 से 3 महीने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, उसमें अपनी इंग्लिश ठीक की, उसके बाद रात दिन उस पर प्रैक्टिस की। सपने में भी इंग्लिश आती थी, सपने में भी हम हीरो हीरोइन का वो इंटरव्यू लेते थे, इंग्लिश में लेते थे, ठीक है ना। तो वो नशा चढ़ाना पड़ता है कि हाँ इंग्लिश के रंग में रंग गए। तो उसके 2-3 महीने बाद फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अभी ये टाइम नहीं है कि अभी आप कहीं ज्वाइन करें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें, थोड़ा सा ठहरे। बहुत सारे रास्ते हैं, इंग्लिश की तैयारी करनी है होगी तो नवंबर के बाद आप हमको बताएंगे। इंग्लिश बहुत आसानी से हो जाती है, 1 दिन का समय लगेगा, इंग्लिश ठीक हो जाएगी, अभी नहीं। लेकिन कितना दिन लगेगा? 1 दिन भी ज़्यादा मैंने बोला है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो 1 घंटा बहुत होता है इंग्लिश ठीक करने में, लेकिन ठीक है, एक घंटा भी मैं बहुत बता रहा हूँ अभी थोड़ा और डाउन करो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो डेली 5 मिनट की प्रैक्टिस कर सकते हो ना, बस बस अगर वो 5 मिनट दे दोगे 10 दिन के अंदर इंग्लिश बढ़िया हो जाएगी। हाँ बोलो, कोई दिक्कत इसमें? एग्ज़ाम के 2 से ढाई महीने पहले अगर आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करके देखना चाहते हैं तो 2 से ढाई महीने पहले तक जैसी प्रिपरेशन करनी हो करें, कोई बट इफ़ नहीं है। अगर आपको लगता है बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करें, लेकिन एटलीस्ट एक ग्रुप कंप्लीट करके ही दूसरे ग्रुप पर कूदने की कोशिश करें। कई बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों में से एक सब्जेक्ट इसकी ले ली, 2 सब्जेक्ट इसकी ले ली, फिर एक करने के बाद एक इसकी उठा ली, एक इसकी उठा ली। भैया ये गलत तरीका है। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए भी जा रहे हो तो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम एक ग्रुप की पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, फिर सेकंड ग्रुप में जाना चाहिए। और एग्ज़ाम के एटलीस्ट 2 महीने पहले कम से कम आराम से 1 दिन बैठना चाहिए अपने कमरे में चुपचाप, अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को एक बार ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि अगर आपका फर्स्ट ग्रुप में 70 to 80% तैयारी हो चुकी है और आप रिवीजन प्रॉपर कर पा रहे हैं तो आप सेकंड ग्रुप में भी अभी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। अगर इसमें 70 to 80% की प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आप इसको छोड़ दीजिए, सीधे अब 2 महीना जो बचा है उसमें फर्स्ट ग्रुप को ही कंटिन्यू करिए और पूरा एफर्ट्स दीजिए। मैं एक छोटी सी चीज़ जानता हूँ कि जो बच्चा एक बार में बोथ ग्रुप को पास करने की कोशिश कर रहा है, होगा कि नहीं बात की बात है, कोशिश उसने पूरी की है, तो क्या उसका एक ग्रुप आसानी से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? तो जब वो है सिस्टम, तो अगर एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आपकी 70 to 80% फर्स्ट ग्रुप की तैयारी हो चुकी है, सेकंड ग्रुप में अभी 2 पेपर और तैयार करने हैं, तो भैया आप उसको छोड़ दीजिए। फिर इतना हेडेक लेकर के एग्ज़ाम नहीं दिया जाता। अभी तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है जैसे जैसे एक एक एग्ज़ाम। जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं शायद शुरू में आपको इतने चौके छक्के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपका भी हार्ट बीट बढ़ता है। और एक एक अभी 10 ओवर बचे हुए हैं, 100 रन्स बनाने हैं, हो जाएगा। 6 ओवर बचे हुए हैं, 60 रन बनाने हैं, हो जाएगा। 1 ओवर बचा है, 15 रन बनाने हैं, शायद मुश्किल का काम है। 3 बॉल बची हैं, 5 रन बनाने हैं, शायद हो जाए। 1 बॉल है, 2 रन या 3 रन बनाने हों, मुश्किल का काम लगता है कि नहीं लगता? जबकि इसके पहले तक आपको आराम से वही चीज़ लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो दायरा समय कम होता गया, सिमटता गया, वो टारगेट पास आता गया, वो आपके लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी करता है। कोई बच्चा अगर 60% मार्क्स पाता है, मेरी बात ढंग से समझेंगे, और कोई बच्चा 65% पाता है, तो जान सकते हैं आप इसने इससे कितने ज़्यादा एफर्ट्स किए होंगे? शायद थोड़ा ज़्यादा। लेकिन एक बच्चा अगर 70% पा रहा है और दूसरा 75% पा रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं 20% इसने ज़्यादा एफर्ट्स की थी, तो अब मान लो यहाँ पर इसने 40% ज़्यादा एफर्ट्स की होगी सेम 5% बढ़ाने के लिए।
अगर कोई बच्चा 80% पाता है और दूसरा 81% पाता है तो शायद दिन रात डबल किया होगा इसने इस डिफरेंस के लिए। तो आगे का जो टारगेट होता है एक एक मार्क्स और एक एक परसेंटेज, वो बहुत टफ होता है पाना। शुरू में 30 to 40% पाना तो हर बच्चे के लिए आसानी से बाएं हाथ का खेल कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे वो सिचुएशन आगे स्कोर करने की बढ़ती जाती है वैसे वैसे टफनेस लेवल, प्रैक्टिस लेवल, प्रिपरेशन लेवल और एफर्ट्स लेवल बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना? तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि वो जो हमने 70 to 80% कर लिया, जो 20% छोड़ा है एग्जाम में उससे आ गया तो क्या होगा। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। हाँ बताइए, कोई उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बताइए अभी तक जो भी बताया उसमें किसी को कुछ और पूछना है? बिल्कुल कर सकते हैं बाबू, बिल्कुल 100% कर सकते हैं। आप पूरी की पूरी डेफिनेशन पूरा का पूरा कॉपी इंग्लिश में भर के आइए। अगर आपने हिंदी मीडियम एग्ज़ाम के फॉर्म में भरा हुआ है तो, मैंने क्या बोला, अगर आपने एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम लिखा है, हम एक मिनट मनीष बाबू, एक मिनट। अगर आपने एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम भरा हुआ है देन यू कैन अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम। डू नॉट वरी अबाउट दैट, यू कैन यूज़ द मिक्सड लैंग्वेज। इज इट क्लियर? But if you have filled up your form in English medium, then you are not allowed to use a single sentence in Hindi. बस ठीक, लिखिए लिखिए जिसमें बिंदास लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास जिसमें लिखना जिसमें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बाबू। आप पूरा एग्जाम इंग्लिश में देकर आइए, कोई मना नहीं करेगा अगर आपने हिंदी अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है ना? ठीक है, हाँ मिक्स लैंग्वेज यूज करिए। हाँ बाबू मनीष, क्या बोल रहे थे आप? हाँ जी ना, हाँ ये स्टडी मैट के लिए था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। चलिए, बाबू कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट जोन में रहिएगा, किसी की बातों पर मत जाइएगा, बस अपने अपने आप की सुनिएगा, दुनिया क्या बोलती है उसको किनारे करिएगा। मैं बस वही, अभी मैंने कहा ना थोड़ी देर, अभी इसको शांत रखिए, इस मैटर को थोड़ी देर, 2 मिनट और मैं बच्चों से पूछ लूँ। मैंने अभी कहा ना, अभी बताऊंगा उसको, अभी वही चीज़ आनी है। हाँ बताइए, कुछ और किसी को कोई दिक्कत? अरे पढ़ाई से रिलेटेड ढेरों दिक्कतें आती होंगी। हाँ बोलिए बाबू। बाबू नहीं 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 नहीं, रट्टा मारने वाला अगर काम करना है तो जो दिन में खाना खाते हैं ना आप, रट्टा मारने वाला काम दिन में खाना खाने के बाद शुरू हो जाया करें, क्योंकि हाँ खाना खाने के बाद नींद आती है। तो होता क्या है, जब रट्टा मारने का काम करते हैं तो कॉपी उठा लें या बुक उठा लें और टहलना शुरू कर दें। जो रट्टा मारने, मैं बेसिकली उन इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट नोट्स को रट्टा मारने की बात कर रहा हूँ। 20 मिनट 25 मिनट के लिए बस उठें और टहलना शुरू कर दें, रट्टा मारना शुरू कर दें बोल बोल करके। उसके बाद आराम से आधा घंटा सो भी जाएंगे, बहुत अच्छी नींद भी आएगी आपको। ठीक है ना? हाँ तो ये जो आइडल टाइम होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। हम लोग के समय में चूंकि इन्वर्टर नहीं होता था, हम जेब में माचिस रखते थे, सिगरेट के लिए नहीं। हमेशा मेरे जेब में 2 माचिस पड़े रहते थे, मैच बॉक्स जो होते हैं ना। तो लाइट, अब जानते ही हैं यूपी में क्या सिचुएशन थी आज से 5 साल पहले। लाइट का कुछ पता नहीं रहता था, सुबह जाएगी रात को आएगी, रात को जाएगी सुबह आएगी। तो हम क्या करते थे, पढ़ाई, अब सोचो 15-20 साल पहले, छत पे जाते, मालूम था लाइट का आने का भरोसा नहीं, छत पे गए, बुक का एक पेज खोले, माचिस की एक तिली जलाए, डेफिनीशन पढ़ ली क्या है, माचिस बुझ गई, उसके बाद उसको रट्टा मारना शुरू। छत पे टहल रहे हैं, रट्टा मारना शुरू, फिर माचिस की एक तिली जलाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे देख लिए, रट्टा मारना शुरू। ये उसका टाइम का यूटिलाइजेशन होता था, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाँ बताएं। मगअप करना, क्रैमिंग करना, किसी चीज़ को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना, उतार लेना एज सच। हाँ ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट का एक पॉइंट जो बचा हुआ है, उसको ढंग से सुन लें, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। मान लेते हैं जो प्रिपरेशन के फेज तरीके होते हैं ना, 2 तरीके होते हैं। हाँ बोलिए बोलिए बाबू।
बाबू देखिए, जो चीज़ समझ में ना आए कोशिश करेंगे समझने की, नहीं समझ में आ रही फिर दूसरे बुक से कोशिश करेंगे समझने की, नहीं समझ में आई तीसरी बुक उठाएंगे, समझ के परे है तो एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? हाँ, तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हमने कहा ना, मैंने कंप्यूटर नहीं देखा था तो मैंने खूब रट्टा मारा था, पूरी स्टडी मैट को रट्टा ही मार लिया था। हुआ कि एग्ज़ाम में मैंने 50 मार्क्स का था FEDP, और मुझे मालूम था इसका न्यूमेरिकल हमसे होने वाला नहीं। एग्ज़ाम में जाने के पहले ये तय था कि 20 मार्क्स का पेपर मैं छोड़ूंगा। सोच लो। अच्छा, अब बचा 30 मार्क्स का। एग्ज़ाम में गए तो 20 मार्क्स का पेपर 23 मार्क्स में आ गया। कितने में आ गया? अब मेरे पास सॉल्व करने के लिए कितना था? मैंने क्या किया, इसमें 22 मार्क्स के थ्योरेटिकल थे और 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स था। बताओ इसमें कितना मार्क्स पा सकते हो, बशर्ते मेरा इसमें से एक गलत हो गया था। हाँ बताओ। हैं, मेरे इतने आए थे। केवल रट्टा मारा था, नथिंग एल्स। तो उस पर मुझे भरोसा था क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कोई मुझे कंप्यूटर क्या समझाएगा, कीबोर्ड क्या होता है, तो इसके मतलब पता नहीं क्या क्या था उसमें, मालूम नहीं। लेकिन DBMS था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। इन फिलहाल नहीं नहीं, पूरी चांसेस होती हैं, अगर आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो गलत आंसर भी हो जाएगा। हाँ, तो अब मैंने तो पहले से ही बेट किया हुआ था कि मुझे 30 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी। तो मैंने पूरी अपनी नोटबुक को वर्ड बाय वर्ड कॉपी को बिल्कुल रट्टा मार रखा था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अदरवाइज़ मैं इसको बिल्कुल 100% कंडेम करता हूँ। कोई बच्चा एग्जाम में रट्टा मार करके जाए, बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। 100 नहीं 1000% इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, डेफिनेशन होती हैं, येस यू कैन डू सो फॉर दैट, बट येस इट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर 100% ऑफ योर कोर्स कंटेंट। कुछ 1-2% चीज़ें होती हैं जिनको हम रट्टा मार सकते हैं, अदरवाइज इसको किनारे करना चाहिए। मैंने एक अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया बस। चलिए, मेरे पास लॉ की बुक है और उसमें 15 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 15 मान लिया। अब इस 15 में मेरे प्रिपरेशन के 2 तरीके हो सकते हैं, 2 रास्ते हो सकते हैं। या तो 10 चैप्टर जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनसे लगभग 90% पेपर आता है, और ये 5 चैप्टर्स जिनसे नियर अबाउट 10 to 15% पेपर आता है, मैंने इनको अलग कर लिया। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, मैंने केवल पूरा फोकस किया इन 10 चैप्टर्स पर, पूरा का पूरा। अगर आप इस तरह की स्टडी कर रहे हैं, जैसे पूछा अभी निशिकांत जी ने कि सेलेक्टिव स्टडी, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। अगर 10 चैप्टर्स हैं और 90% 80% पेपर इसी से बनता है, तो आप इस 10 चैप्टर को इतनी अच्छी तैयारी से करेंगे, इतने अच्छे से तैयार करेंगे कि इस चीज़ की आप गारंटी दे सकें कि कुछ भी अब इसमें से आ जाए तो वो हो जाएगा। क्या इस तरह की कोई गारंटी दे सकता है? अरे हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। कोई स्टूडेंट इस तरह की गारंटी नहीं दे सकता कि अगर 10 चैप्टर हम 100% तैयारी करके जाएं, सारे के सारे पॉइंट्स कवर करके जाएं, तो भी मेरे सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह की गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, तैयारी करने का ये पहला तरीका है कि आप इस 5 चैप्टर्स को बिल्कुल ना देखें, जो कई बच्चे करते भी हैं कि 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अरे भैया छोड़ दो इसको, ये जो मेन टॉपिक है ना इसको कर लो, पास हो जाएंगे। अभी फाइनल में एक पेपर आया था SCM का, कॉस्ट मैनेजमेंट का, कॉस्टिंग का। उसमें शुरू के जो 2 चैप्टर्स थे, बच्चे नॉर्मली इसको छोड़ करके जाते हैं और कह दिया जाता है अरे थ्योरेटिकल चैप्टर है, छोड़ दो, बहुत कम आता है, 5 मार्क्स का आता है। अगर मैं कहूँ उसी 5 मार्क्स से एग्जाम में 35 मार्क्स का पूछ लिया गया, तो सोचो उस बच्चे की क्या हालत होगी। अगर वो 2 चैप्टर छोड़ कर गया है तो क्या हालत होगी, जान सकते हो ना। ये होता है, इसीलिए मैं इस मेथड को बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। मेरा सिस्टम क्या था और आपको क्या करना चाहिए, जो 10 चैप्टर हैं भूल जाओ, मुझे 15 के 15 चैप्टर करने हैं। जितने चैप्टर मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से करूँगा। और जो 3-4 चैप्टर ढंग से नहीं हो पा रहे, जो मेरे लिए हेडेक है, चाहे अकाउंट्स हो, कॉस्ट हो, टैक्स हो, जो मेरे लिए टेंशन का काम करते हैं, उन चैप्टर्स को मैं केवल गो थ्रू करूँगा। क्या करूँगा?
गो थ्रू करूंगा, ऊपर ऊपर से देखूंगा, बेसिक पॉइंट देखूंगा, उनके अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? जो 10 चैप्टर हैं उनको मैं बहुत बढ़िया से करूंगा, अच्छी तरह से करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि गारंटी कोई नहीं दे सकता कि बाकी चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं बाकी चैप्टर्स को भी पूरी अच्छी तरह से गो थ्रू करूंगा। हाँ, समझ में आए या ना आए, हो सकता है उसमें से कुछ पॉइंट्स मुझे रट्टा मारना पड़ जाए, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है, अगर समझ के बाहर है तो करना पड़ेगा। अदरवाइज गो थ्रू करके जाऊंगा, जितने पॉइंट समझ में आए एटलीस्ट उतने पॉइंट्स में रिटेन करके जाऊंगा। जब मेरी कॉस्टिंग का पेपर था तो हुआ क्या कि मैंने कॉस्ट पूरा तैयार कर रखा था। अब सोचो 7-7 किताबें तैयार कर रखी थी, कुछ फंसना चाहिए क्या? नहीं ना। एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा था, मतलब घर से मैं निकल रहा था, दिल्ली में गया था, होटल से निकल रहा था, जैसे ही निकल रहा था तुरंत दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर रही थी कि दिलीप, वो जो सेल्स मार्जिन वेरिएंस है ना, उसको तुमने छोड़ रखा है, आज तक सेल्स मार्जिन वेरिएंस नहीं किया था। सोचो, सारी बुक्स तैयार है, केवल सेल्स मार्जिन वेरिएंस नहीं किया था। एक चुभ रहा था, एक कहीं ना कहीं दिमाग में हिट कर रहा था सेल्स मार्जिन वेरिएंस। मैंने कहा लाओ देखते हैं क्या। सोचो एग्जाम निकल रहे थे घर से, मैंने सेल्स मार्जिन वेरिएंस निकाला, फॉर्मूला देखना शुरू किया, दिमाग में सेट हो गया, अच्छा ऐसे होता है क्या, सब तो किया हुआ है, सब उल्टा है इसमें, अच्छा ठीक है। बंद किया, मटेरियल कॉस्ट के साथ जस्ट रिवर्स सिचुएशन को रिलेट किया, एग्जामिनेशन हॉल में गया, 12 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का? उसी तरह का क्वेश्चन जो देख कर आए थे, सेल्स मार्जिन वेरिएंस का, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और कभी किया नहीं था, डायरेक्ट एग्जाम में किया, सॉल्व हो गया। अब सोचो, कुछ भी छोड़कर जाना मूर्खता है या नहीं है? तो हम ये नहीं कहते आप करिए, वो जो 3-4 चैप्टर छोड़ना चाहते हैं ना, छोड़िए, मैं नहीं कह रहा मत छोड़िए, कम वेटेज दीजिए, लेकिन गो थ्रू जरूर होइए। जितने पॉइंट्स आप उन चैप्टर्स के कवर कर सकते हैं, एटलीस्ट उन पॉइंट्स को कवर जरूर करिए। नहीं कर सकते, बहुत टफ है, समझ के परे, तब तो छोड़ दीजिए कुछ पॉइंट्स को, लेकिन जितना समझ सकते हैं हर एक टॉपिक को उतना समझने की कोशिश करिए। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, समरी बना लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए, लेकिन करिए जरूर, ठीक है ना। तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। सेकंड तरीका, सेलेक्टिव स्टडी मैं नहीं मानता करना चाहिए, पूरा का पूरा पेपर कवर करना चाहिए, बेसिक से लेकर लास्ट तक कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, जितनी पॉसिबिलिटी हो सबको कवर करना चाहिए। बाकी जो 10 चैप्टर बचे हम थोड़ा कम करेंगे, करेंगे पूरा, अच्छी तैयारी करेंगे, लेकिन हाँ ये टफ आ सकता है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो एग्जाम में शायद हम सॉल्व ना कर पाएँ। इस चीज़ को माइंड में सेट करते हुए हमें बाकी के भी 3-4 चैप्टर्स के लिए तैयारी होनी चाहिए। हाँ बोलिए बाबू। हमें लगता है सारे पॉइंट्स मैंने जितने बताने थे कवर हो गए हैं। हाँ हाँ, सायमा सायमा बोलिए बाबू पहले। नहीं ना ना, ये गलत है। आप दोबारा जाए, मैंने कहा था उन 15 to 20 डेज में मैंने पढ़ाई ही नहीं की थी, मैंने ये सेंटेंस यूज़ किया था। मैंने ये नहीं कहा था 10 डेज में मैंने इकोनॉमिक्स प्रिपेयर किया था, ये वर्ड मैंने नहीं यूज़ किया होगा। मैंने ये कहा होगा कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले ऐसी अनअवॉइडेबल सर्क्यूमस्टांसेस या सिचुएशन आ गई थी कि 10-15 दिन तक तो मैंने उसको रिवाइज या एक बार भी पलट करके नहीं देखा। एवन एवन जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा था, एवन जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा था ना, तब भी मैंने कोई रिवीजन नहीं किया, डायरेक्ट उस 15 दिन पहले और सीधे एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर इकोनॉमिक्स लिखा। 64 या 65 मार्क्स आए थे, माइट भी इसी एक दो नीचे यहाँ ऊपर, 63, 64, 65 में से कोई एक मार्क्स था, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन आपकी काउंट करती है, कितनी बार आपने सब्जेक्ट को रिवाइज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 10 to 15 डेज रह गया अभी तो, ठीक है। हाँ मेरे लाल, इसका मतलब आपने इसके पहले वाला सेशन नहीं ना ज्वाइन किया था आपने। बस बस ये सब हम आपको लिंक शेयर करवा दे रहे हैं, ये उसमें है या तो यूट्यूब में है, यही चीज़ उसमें बताई गई है, चिंता मत करिए। ब्रेक बाबू, हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, खाओ पियो ऐश करते हुए पढ़ाई करते रहो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, बगल में खाने पीने का नमकीन, दाल दाल मोठ जो होती है, या बिस्कुट या पॉपकॉर्न या इस तरह के कुछ चीज़ें आप रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए। बाबू अब ये तो आपने बीमारी पाल रखी है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
अगर मैं मोबाइल अपनी जेब में ले करके ऐसे घूम रहा हूँ ऐसे, तो इसका मतलब मैं अपने साथ मोबाइल, यानी मोबाइल नहीं, सॉरी, बीमारी को लेकर के चल रहा हूँ। ये मेरे मेरे लाइफ के टारगेट को बिल्कुल डिफीट करने वाला एक मीडियम है। अगर मैं पढ़ाई करते समय मोबाइल बगल में मैंने ऐसे रख दिया है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम होता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई करते समय उसमें मैसेजिंग या नोटिफिकेशंस ऑन कर देता है, मोबाइल की रिंग ऑन कर देता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरा मोबाइल साइलेंट है, किसी की भी फ़ोन आ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग को तो पढ़ना है 100% डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ, उसमें आप लोग लापरवाही करते हैं। हमें समझ में नहीं आता मोबाइल कैसे चल सकती है उस समय। हाँ, पढ़ाई कर रहे हो इस समय, मेरा लेक्चर चल रहा है या कुछ लेक्चर्स देख रहे हो आप, देन दैट इज़ ओके, उसका आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड होकर अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो उस समय तो मोबाइल तो आपके ड्रॉर में बिल्कुल साइलेंट मोड में पड़ी होनी चाहिए, या मम्मी पापा को दे दो, या कहीं कोने में फेंक दो, या बैग के अंदर डाल दो, उसको तो देखना भी नहीं है। आदत क्या होती है, हर आधे घंटे बाद मोबाइल हाथ में आती है, एक बार मैसेज देख लें किसका आया है, किस किस दोस्त ने हमको क्या क्या मैसेज किया है, किसने क्या क्या ड्रॉप किया है, कितने लाइक्स, और सब बेकार है, कोई काम नहीं आने वाला। काम आएगा तो केवल आपकी स्टडी काम आएगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं काम आने वाला। तो ये तो आप बीमारी खुद पाल रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि बाबू 1 घंटा 1.5 घंटा कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर उठिए, 10 मिनट टहल करके आइए, फिर बैठिए। और मैंने लास्ट सेशन में बताया था, जब आप कुर्सी छोड़िए तो फिर दूसरे सब्जेक्ट को पहले एक बार देख लीजिए। सबको याद है ना, बताया था ना ये? हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। आपका वो टेंशन टेंशन रहेगा दिमाग में दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के, वो आप जाइए फर्स्ट लेक्चर को देखिए, उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं बाबू। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये अब प्लस होता जाएगा। जिस दिन आपने इस मेथड को छोड़ दिया ना, वो फिर डिग्रेड होता जाएगा। इसको आप स्टिक रखिए, ये 5 to 8 कब पहुंच जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, और आपको रियलाइज करवाएगा कि आपने कितनी एफर्ट्स की पर्टिकुलर किसी एक प्रोफेशनल डिग्री को लेने में। तो बाबू मैंने अभी तो बताया बाबू, जो संक कॉस्ट एक पढ़ाई जाती है कॉस्टिंग में, संक कॉस्ट मैंने लास्ट सेशन बोला था, रेलिवेंस कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग और संक कॉस्ट ये पढ़ाया जाता है। संक कॉस्ट मीन्स द इनकर्ड कॉस्ट, वो चीज़ जो लग चुकी है, जो हुआ सो हुआ, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेई। तो जो आगे आने वाला है हमें उसके पीछे जाना है, जो मेरे हाथ में है उसके बारे में सोचना है, जो हाथ से फिसल चुका उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो उसके बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। मम्मी तुमने मुझे देर से उठाया, 1 घंटा मेरा टाइम बर्बाद हो गया है, अपने भाई भाई क्या मैटर पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल शांत रहो। उठे, आधा घंटा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप अपने काम से लग जाओ। किसी के ऊपर हाय तौबा करने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ बोलिए बाबू। बाबू एक बात, अगर वो टॉपिक आपका सॉल्व हो गया, अगर जो टॉपिक आपका पूरा दिन भर खाया, एंड एट लास्ट, मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन मैंने किया था, 344 आंसर आया था डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग में, 24 आवर्स लग गए नियर अबाउट, लेकिन उसके बावजूद मुझे खुशी बहुत मिली, क्योंकि वो मेरा रिसर्च का आंसर था, और मेरा आज तक वो नहीं भूलता, और ना कभी मैं भूल पाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? हाँ, आज भी वो आदत है, कोई काम आधा रहेगा तो हमें नींद नहीं आएगी, मैं वापस इस कमरे में आ जाऊंगा, अपने ऑफिस में काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो एक बीमारी या सनक पैदा करनी पड़ेगी आपको, मैंने पहले भी बताया है। रिटेन रहता है, बिल्कुल रिटेन रहता है, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। मास्टर है, और कभी भूलेंगे भी नहीं उस चीज़ को।
नहीं, बहुत बढ़िया, कभी नहीं भूलेंगे वो, बहुत बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी सब्जेक्ट, मैंने कहा क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, एक बच्चे ने कहा सर इंग्लिश मेरी वीक है। किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उस डर से चिपक जाना चाहिए। मेरी बात ढंग से समझो, मैंने लास्ट सेशन बताया था, किसी चीज़ को भाई डर रहे हैं तो डर के मारे छुपना नहीं है, डर के कारण उस चीज़ को इतना चिपक जाओ कि वो चीज़ तुमसे डरने लगे। मेरी बात समझना कि भैया मेरा पीछा छोड़ो, इंग्लिश कहे मेरा पीछा छोड़ो, बहुत हो गया बहुत हो गया, तो वो चीज़ होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हम्म, हम्म, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हर एक चीज़ एक लेसन तो देती ही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम लोग की आदत क्या होती है, अपनी गलतियों को रिपीट करने की। जो गलतियां कर चुके हैं उसको फिर रिपीट करते हैं, फिर दुख बनाते हैं, फिर रिपीट करते हैं, फिर दुख करते हैं, फिर रिपीट करते हैं, फिर दुख करते हैं। इसको हम मूर्खता कहते हैं। कोई चीज़ से एक बार दुख हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट उसको आगे उसको रिपीट ना करो, हिस्ट्री को अपनी रिपीट ना करो। तो हिस्ट्री से हमको लर्न करना है, पास्ट से हमको लर्न करना है, उसको फिर से रिपीट करने की कोशिश नहीं करनी। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको रिपीट करने की आदत डालो ना। किसी दिन 10 घंटे पढ़ाई की, खूब खुशी मिली, अब उस दूसरी बार खुशी पाने के लिए हमको 1 महीना और इंतजार करना पड़ता है। अरे ये डेली डेली खुशी पाओ ना, क्यों उससे भाग रहे हो? और हम महीने में 29 दिन तो हम रिपीट करते रहते हैं उन चीज़ों को जिनको नहीं रिपीट करना चाहिए। तो एटलीस्ट उन चीज़ों को हमें अवेयर करना है। अब भाई मेरा टाइम है, मेरी लाइफ है, एक एक दिन मेरा सरक रहा है, हम लोग अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। अच्छा जी, मौत के करीब जा रही तो आप डरा रहे हैं। अरे भाई ये तो समझ लो कि एक एक दिन बीत रहा है। 6 महीना सीए देर से बने, कितनी देर से बने, कितनी देर से बने, 6 मंथ लेट, लेट बन गए, चलो लेट बन गए, सर बने तो सही। अब बताओ ये 6 महीने में कितना नुकसान हो सकता है, बताओ अंदाजा। अगर आपकी जॉब लग सकती है 50,000 पर मंथ की, तो कितना नुकसान हुआ 6 महीने का? ये गलत सोच है, इस घटिया सोच को बदलो। क्योंकि ये 6 महीने आपने आगे आज वाला लूज़ नहीं किया। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जैसे जैसे प्रोफेशनल डिग्री आपकी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे पुराने होते हो, वैसे आपकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ये लास्ट के 6 महीने अपने आपने लूज किए। जिस समय आप 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे थे या 2 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहे थे, उस समय का 6 महीना नुकसान हुआ। आज का थोड़ी 6 महीना नुकसान हुआ मेरा। उस समय जो 2 करोड़ मेरा हर महीने का नुकसान हो रहा है वो मैंने कम कर लिया। मेरी बात समझ में आई? तो 6 महीना डिले सीए बनने का मतलब ये वाला कमाई नहीं गया मेरा, जो सबसे लास्ट में कमाई कर सकते थे, मैक्सिमम अपना यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम पोटेंशियल वाला टाइम मैंने लूज किया। तो अब वो इस चीज को थोड़ा सा उल्टा समझने की कोशिश करें। आपका 1 रुपया रास्ते में गिर जाए तो कितने का नुकसान हुआ मालूम है आपको? कितने का नुकसान हुआ? 1 रुपए का हुआ ना? कितने? 2 रुपए का नुकसान हुआ। 1 रुपए तो जो गया गया, अब उस 1 रुपए को रिप्लेस करने के लिए उसकी एफर्ट देनी पड़ेगी। यही एफर्ट हम 1 रुपए तीसरा रुपए बनाने के लिए कर सकते थे। 2 रुपए का नुकसान हुआ। कहां 1 रुपए का नुकसान हुआ? भाई 1 रुपए तो गया गया, अब उसको रिप्लेस करने के लिए तो एफर्ट लगेगी नहीं लगेगी? वो भी तो गया मेरा। कहां हम कुछ ग्रोथ कर पाए 2 रुपए तक? तो 2 रुपए की कॉस्ट हो गई उसकी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे हाथ से टाइम फिसल रहा है, एक एक दिन, एक एक महीना। ना दोस्त काम आने वाले हैं, दोस्त काम आते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि हर एक दोस्त होता है, तो लेकिन दोस्त बहुत काम आते हैं लाइफ में। अच्छे दोस्त होने ज़रूरी हैं, 2 से 3, ज़्यादा नहीं। जिसके 10 दोस्त हैं वो किसी लायक नहीं होते, जिनके 1 या 2 होते हैं बहुत लायक होते हैं। ठीक है ना बाबू? डिग्री मायने रखती है, बस ये याद रखिए। हम बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, डिग्री मायने रखती है। बाबू अब मैं बताऊं, फाइनल में मैं 2 बार जब फेल हुआ तो कभी सोच नहीं सकता था कि फेल हो सकता हूं, लेकिन हुआ। ठीक है, अच्छी तरह से हुआ, पूरी प्रिपरेशन करने के बाद, 100% गारंटी देने के बाद 2 बार मैं गया। तो उस समय लाइफ जो थी, मैं डिप्रेशन में चला गया, पूरी तरह से डिप्रेशन। कब सुबह हो रही है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ,
वॉल को देख रहा हूँ, वॉल को देखते देखते सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती थी, पता नहीं चलता था, इतना डिप्रेस्ड हो गए थे। लेकिन उससे बाहर निकले ये समझकर अरे सीए नहीं बन पाएंगे, भाड़ में जाए दिक्कत नहीं है, इतनी एफर्ट्स कर ली, 24 में से 20-20 घंटे पढ़ लिए, अब इससे ऊपर मेरी एफिशिएंसी नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया, कॉस्टिंग में मेरे आए कितने 37, फाइनल की बात मैं बता रहा हूँ, कितने आए। जबकि पापा ने पूछा बेटा पास हो जाए, अरे पापा कौन फेल कर सकता है हमको कोई फेल करेगा, ऐसे ये घमंड था मेरा, 7वें आसमान पर रहता था, टीचर प्रिंसिपल किसी को कुछ नहीं समझते थे हम तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया 37, अरे बाप रे, मैंने कहा कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है फिर से एक बार कोशिश करते हैं, काफ़ी दिन लगे बाहर निकलने में, फिर एग्ज़ाम की तैयारी की, रात दिन एक किया, एग्ज़ाम दिया। जानते हो कॉस्टिंग में कितने आए दूसरी बार में? हाँ, पापा ने पूछा पास, अरे पापा जी आप भी ना, विश्वास नहीं है क्या बच्चे पर, पास हो जाएंगे, टेंशन किस चीज़ की, हम और फेल, एक बार तो हो चुका था लेकिन घमंड था अभी भी बचा हुआ थोड़ा बहुत जो स्पेयर में रहता है। सेकंड टाइम कितने आए 37 सेम आए। अब हाँ, तो उसके बाद जो है मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं ज़मीन पर गिर गया, मुझे एक समझ में आ गया कि भगवान के अलावा कुछ है नहीं, पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो इतना घमंड करके बैठे हो लाइफ में वो बिल्कुल ठीक नहीं है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना डिप्रेशन में बीता, लेकिन मैंने कहा भाड़ में जाए एग्ज़ाम, मुझे कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करती, अब मुझे पढ़ाना है बच्चों को। मैंने तुरंत अपना बदलानी क्लासेस स्टार्ट कर दिया, ना मैं फ़ेल होता, ना मैंने कभी ये क्लास स्टार्ट की होती, कभी नहीं सोचा था मैं कभी बच्चों को पढ़ाऊँगा, कभी नहीं सोचा था पढ़ाऊँगा। तो क्लास स्टार्ट हुई, उसके 1 महीने बाद एग्ज़ाम की डेट आ गई, 1 महीना बचा था एग्ज़ाम में, फॉर्म वॉर्म भर दिया था, मन तो किया नहीं, लेकिन बच्चों से मैंने कहा भाई 1 महीना छोड़ दो, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में एग्ज़ाम है, छोड़ दो। बच्चों ने छोड़ दिया, 1 महीना रिवीजन किया, एग्ज़ाम देकर आए, फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए। किस में? उसके बाद मेरा फर्स्ट ग्रुप भी निकल गया अगले 6 महीने में, कोई दिक्कत नहीं आई। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक हम लगे पड़े हुए थे नहीं निकला, और रात दिन लगे पड़े थे, जैसे ही थोड़ा मैंने माइंड डाइवर्ट किया मेरा निकल गया। उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो मैं आगे कभी बताऊंगा, आज वो प्रॉपर टाइम नहीं है कि मैं आपको वो चीज़ें शेयर करूं कि ऐसा क्या रीज़न हुआ कि मेरा निकल गया बिना किसी हार्ड एफर्ट्स के, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी पढ़ाई को बढ़िया रखिए, हमेशा तैयार रहिए, 24 के 24 घंटा तैयार रहिए। अब कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो मैं टाटा और बाय बाय बोलूँ, कुछ भी पूछना हो। मैंने कहा ना ये आज मैं डिस्कस नहीं कर सकता। मैं जब सीए बना था ना, मतलब जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, तो लगभग 2 साल तक मेरे घर वालों ने मुझसे ढंग से बात नहीं की। सुबह मुझे गालियाँ पड़ती थी, रात को गालियाँ पड़ती थी, सुबह गालियाँ पड़ती थी, रात को, क्योंकि मैं दिन भर घर से बाहर रहता था, पढ़ाता था। लोगों को, घर वालों को ये लगता था कि ये पढ़ाने जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के स्टूडेंट्स को, उनको ये नहीं मालूम था ये सी एस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो उनको ये लगा कि ये छोटे बच्चों को पढ़ाता है, 6th 7th 8th के बच्चों को, जो उनके दिमाग में था। 2 साल तक किसी ने मुझसे ढंग से बात नहीं की थी कि अब ये मास्टरी करने चला है, ये मास्टर बनेगा, तो ठीक है। लेकिन 2 साल बाद वो घर में एक हैंडबिल पापा को मिल गया, तो पापा बड़े खुश हुए। सीए बन चुके थे, लेकिन उसके बाद पापा बड़े खुश हुए, तो उन्होंने कहा कहाँ पढ़ाते हो? मैंने कहा यहाँ पढ़ाते हो। तो पापा चले, उन्होंने भी सेलिब्रेट किया बच्चों के साथ। तब उनको समझ में आया कि मैं प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ना कि 5th और 6th स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो और पढ़ाने का कोई ऐसा नहीं था, पढ़ाने का तो एक जो होता है ना जुनून, वो 10th के बाद से ही, जब मैंने बताया था लास्ट सेशन में, जब 11th 12th में मैं आया था, जब मैं टॉप किया था अपनी कॉलेज और यूपी बोर्ड को, तो उस समय से ही एक पढ़ाने का सिस्टम जाग गया था कि लोगों को बुलाता था, हमसे पूछो ना कुछ भी, क्या पूछना चाहते हो, अच्छा ये क्वेश्चन लो, ये ऐसे बनता है। तो मतलब वो चीज़ें अब मैं एक्सपोज कर रहा था अपने आप को। मुझे नहीं मालूम था ये चीज़ मुझे कहाँ तक ले जाएगी, लेकिन दिन भर मेरे पास बच्चों की भीड़, अपने कलीग्स की भीड़ लगी रहती थी, पूरी सराउंडिंग मेरी आसपास बनी रहती थी। 20 25 30 40 लोग दिन भर घर पे आते थे हमसे पूछने के लिए, और मैं उन लोगों को पढ़ाता था। घर वाले कहते थे अरे इससे कुछ होता है। मैंने कहा जो उनके फंसे हुए क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, तो मेरी डेवलपमेंट हो रही है ना। अगर उनके फंसे हुए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो मुझे वो फंसे हुए क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करने का मौका मिल रहा है, बताने का मौका मिल रहा है। तो उससे मेरा कब इसमें आ गया पता नहीं चला। हाँ, और बाबू घमंड तो एकदम खत्म। अब तो हमसे कुछ भी कहो, झाड़ू लगाने को अभी कहो तो झाड़ू उठाकर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क पर कहोगे, सड़क पर झाड़ू लगा लेंगे।
अरे नहीं, ऐसा नहीं है, है। फैन हो गए, फैन नहीं फैन हो गए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।